सो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी डिफॉर्मेशन इन द प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार से जो रिलेटेड डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, तो सेल्फ वेट की वजह से जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है, वो हमने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा था कि सेल्फ वेट की वजह से हमारे पास आ रहा था गामा एल स्क्वायर बाई 2ई। गामा एल स्क्वायर बाई 2ई को हम डब्ल्यू एल अपॉन 2ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए एक तरह से डिराइव्ड फॉर्म था, जबकि जिसमें डब्ल्यू ए और एल क्या थे, डिपेंडेंट थे। डब्ल्यू ए और एल हमारे क्या थे, डिपेंडेंट। डब्ल्यू एल ए क्या थे, ये डिपेंडेंट थे। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पर पी क्या था, एक सरफेस फोर्स था, जबकि यहाँ पर डब्ल्यू क्या था, एक बॉडी फोर्स था। तो बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स की जो एक्चुअल में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी होती है विद रिस्पेक्ट टू दियर डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, वो समझ में आ रहा होगा। सरफेस फोर्स क्या होता है समझ में आ रहा होगा, बॉडी फोर्स क्या होता है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने सेल्फ वेट के बारे में बात कर ली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज दी डिफॉर्मेशन कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, तो अब कॉनिकल बार में सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन क्या होगा। डिफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मत समझना कि ये डिफॉर्मेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन में ही जाता है, नहीं। यहां पर ये डिफॉर्मेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन में जाएगा। मतलब ये मार्कर अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये चीज हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। नहीं, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर ऐसे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जो हमारे पास जो रिलेशन होगा, जो हमारे पास डेरिवेशन होगा, वो सिमिलर होगा। डेरिवेशन सिमिलर होगा क्योंकि जी ऑलवेज नीचे की तरफ काम करता है। जी ऑलवेज नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, तो डेरिवेशन एकदम सिमिलर होगा, बस आंसर भी एकदम सिमिलर होगा, बस वो कंप्रेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन सेंस में होगा, ये इलोंगेशन सेंस में बस। ठीक है, वो इलोंगेशन सेंस में, वो कॉन्ट्रैक्शन सेंस में। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा, बस डायरेक्शन याद रखना है। यहां पर ये चीज जो थी हमारी, अगर कॉन्ट्रैक्शन सेंस में क्वेश्चन आ जाए तो ये जो चीज थी हमारी, इसमें इलोंगेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, इस वाले फाइबर पर। इलोंगेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, इस वाले फाइबर पर, है कि नहीं, कल समझाया भी था। इस वाले फाइबर पर जो कि फिक्स से रिलेट कर रहा है, उस पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा था, उस पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा था। जबकि यहाँ पर इलोंगेशन कितना था, इस वाले लास्ट वाले फाइबर पर 0। यहाँ का इलोंगेशन क्या था, 0, जबकि यहाँ का इलोंगेशन क्या था, सबसे ज्यादा। ऐसे जब हम कंप्रेशन की बात करेंगे, अगर ये बॉडी ऐसे रखी हुई है तो इसमें सबसे ज्यादा इलोंगेशन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन सबसे नीचे वाले फाइबर पर नहीं होगा, सबसे ऊपर वाले फाइबर पर नहीं होगा। पता लगा, आप सोचो कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाले फाइबर पर सबसे ज्यादा इलोंगेशन था, तो इस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अरे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा इस वाले फाइबर पर, जो लास्ट वाला फाइबर पे, उस पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो सबसे ऊपर वाला फाइबर पे, इस पर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी इस वाले लास्ट वाले फाइबर, यहाँ पर इलोंगेशन की वैल्यू 0 होगी सबसे नीचे वाले फाइबर पर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही है। बार बार इसको डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इलोंगेशन सेंस में समझा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन सेंस में आप खुद से करेंगे। क्लियर, ठीक है, चलिए। तो हाँ, बात कर लेते हैं हम कॉनिकल बार की ड्यू टू सेल्फ वेट। क्या होगा, इसको उम्मीद है आप इजीली खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3D फिगर भी आपका इसमें चल रहा होगा कुछ ऐसा। 3D फिगर आपने ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है, ये ऊपर से फिक्स है, सेल्फ वेट है, अपना वेट है, इसका लगा हुआ है। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, जब भी एनालिसिस करते हैं, एक स्ट्रिप मानते हैं। ये स्ट्रिप मान ली मैंने, कितने की, dx की। ठीक है, स्ट्रिप ले ली dx की। x कहां से लेते हैं, फ्री एंड से, तो फ्री एंड से x ले लो, कितना हो गया, x डिस्टेंस। ठीक है, dx हो गया, ये हमारी स्ट्रिप हो गई। 2 लेयर कम से कम, एटम्स की 2 लेयर कम से कम, या ग्रेन्स की 2 लेयर कम से कम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लग रहा होगा, px, इधर क्या लग रहा होगा, px प्लस dx, क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं तो px को px प्लस dx बराबर मान लेते हैं। ठीक है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इस लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो लेयर क्या है, जहां पर भी वो लेयर है उससे नीचे का जितना भी वेट होगा वही तो उस पर px की तरह काम कर रहा होगा। उस लेयर से नीचे जितना भी वेट होगा उस पर px की तरह काम कर रहा होगा। जो स्टूडेंट कल की क्लास नहीं किए हुए थे उनको ये सारी चीजें ऐसी लग रही होंगी, पता नहीं सर जितनी जल्दी क्या बता रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो चीजें मैंने कल बता दी हैं, बस उनका ही डेरिवेशन आपको फिर से यहाँ पर करना है। जो हमारी मैथ्स है वो चेंज हो रही है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट कल वाला ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कल वाला ही है, क्या कि जो लेयर से अंडरनीथ पार्ट है, जो लेयर के नीचे वाला सारा पार्ट है, उसकी वजह से लगने वाला फोर्स, इट इज द px। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑन दैट पॉइंट या px एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा। अगर मैं पहले px निकालू, p एट x कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द अंडरनीथ पार्ट, वेट ऑफ द अंडरनीथ पार्ट, वेट ऑफ द बिलो पार्ट। ठीक है, ये चीज मैंने कल समझा दी थी आपको। तो वेट क्या होता है, m एट टिल x, है ना, टिल बोला था मैंने, टिल x इंटू जी। ठीक है, वेट क्या होता है, सॉरी मास क्या होता है, मास होता है हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टिल x इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी।
आपको मैंने रोजी बता दिया था, रोजी क्या होता है, रोजी होता है गामा, तो गामा इंटू वॉल्यूम टिलेक्स, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं। वॉल्यूम टिलेक्स कितना हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम टिलेक्स। कोनिकल वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। 1/3 वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ का, डायमीटर ले लो इसका d/x, ठीक है, यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है ना, तो d/x ले लिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो d/x/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब क्या हो गया, x यहाँ पर। ये सिंपल आपका भाई जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सिंपल, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच dx स्क्वायर वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गामा वाई, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, गामा वाई 12 पाई dx स्क्वायर इंटू में x, ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसे आगे कर लेते हैं, 3D समझ में आ गया था, ठीक है, इसे हटा देता हूँ, ठीक। अब आगे चलो, यहां तक हो गया है। अब ये है हमारे पास p/x निकल के आया, p/x क्या निकल के आया, गामा पाई d/x स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, दिस इज दी p/x। अब जरा सोचिएगा, कल जो p/x था वो सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा था, याद करो, गामा x आया था ना, गामा ax ऐसे आया था p/x, ठीक है, जहां पर a हमारा कांस्टेंट था, जबकि यहां पर p/x हमारा सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो d/x पर डिपेंड कर रहा है, और d/x भी हमारा x पर डिपेंड कर रहा है, समझो जरा, d/x भी हमारा x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो कुछ और चेंजेस हो रहे हैं x के हिसाब से, बस आपको मुझे ये थोड़ा सा व्यू समझाना था, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। px हो गया। अब यहां से अगर मैं सिग्मा एट एक्स निकालना चाहूँ तो सिग्मा एट एक्स क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट के हिसाब से p/x अपॉन में a/x, ठीक है। अब a/x है, a/x क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि d/x चेंज हो रहा है, ठीक है, तो p/x लिखो, गामा इंटू पाई d/x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में 12 इंटू ax, ax क्या है हमारे पास, π/4 d/x स्क्वायर, π/4 d/x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने d/x निकलवाया नहीं आपसे, क्योंकि जो हमारा पर्पस है वो कैंसिल कर रहा है इसे, ठीक है, जबकि आप d/x आराम से निकाल सकते हो, ये 0 है, ये d है, आराम से d/x निकाल सकते हो आप, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 4 तिया 12, 3 कैंसिल हो गया, तो गामा, ठीक है, x अपॉन में 3, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, गामा x अपॉन में 3, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास है सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स आ गई हमारी गामा x/3। कल हमारे पास सिग्मा एक्स कितना आया था, गामा एक्स, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना आया, गामा x/3, यहाँ पर सिग्मा एक्स आया गामा x/3। क्लियर है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब और हमें आगे क्या करना है, हमें निकालना है बेसिकली डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एट स्ट्रिप, डेल्टा एट स्ट्रिप कितना होता है, p/x dx अपॉन में a/x ex, ठीक है, यहाँ डेल्टा एट स्ट्रिप हमारे पास आराम से आ जाएगी, डेल्टा एट एक्स क्या आ जाएगा, p/x कितना है, अभी हमने लिखा था, ये तो सिग्मा एक्स की वैल्यू बता दी मैंने, कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये और ये पूछ लिया जाता है इसलिए बताया, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा पाई d/x स्क्वायर x अपॉन में 12 इंटू dx अपॉन में a/x, वही पुरानी चीज आ जाएगी बट फिर भी लिख रहा हूँ, π/4 d/x स्क्वायर इंटू में e/x e हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैल्यू सिर्फ पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, तो यहाँ से d/x का स्क्वायर d/x स्क्वायर कैंसिल हो गया, वही जैसे अभी कैंसिल किया था, ठीक है, 4 से 3 टाइम्स हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, गामा x dx अपॉन 3e, ठीक है, ये बच गया डेल्टा एट एक्स, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है, डेल्टा टोटल निकालने के लिए हम क्या करने लग गए, इसे इंटीग्रेट, ठीक है, तो डेल्टा एट एक्स को हमने इंटीग्रेट कर लिया, क्या आंसर आ जाएगा, 0 से एल तक करेंगे, ठीक है, 0 से एल तक है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन गामा एक्स dx अपॉन 3e, जहां से हम गामा अपॉन 3e को बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, एक्स तो हम सीधा कर रहा हूं मैं, x²/2 है ना, तो ये हो गया 0 से एल तक, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, x² मतलब l²/2, 2 तिया 6 हो गया, 0 वाले 0 टर्म हो गई, तो आंसर आ गया गामा l²/6e, ये हो गया डेल टोटल। डेल टोटल इसको पूरा लिख देता हूं, डेल टोटल ड्यू टू सेल्फ वेट इन कोनिकल बार, इन कोनिकल बार, ठीक है, उम्मीद है यहां से समझ में आ गया, डेल टोटल इक्वल टू गामा l²/6 ड्यू टू सेल्फ वेट इन कोनिकल बार, ठीक। अब जरा इस चीज को और यहां से और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि
अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पर मैं छोटा सा एक कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ इस जगह, अगर मैं आप इससे कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन आप दिख रहा होगा, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन आपको दिख जाएगा यहाँ से क्या, कि जो हमारे पास डेल्टा प्रिज्मेटिक है, ये आपसे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो डेल्टा प्रिज्मेटिक है वो कितने टाइम से डेल्टा कोनिकल के लिए, ड्यू टू सेल्फ वेट, ये सब ड्यू टू सेल्फ वेट चल रहा है, ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल्टा प्रिज्मेटिक ड्यू टू सेल्फ वेट कितने टाइम से डेल्टा कोनिकल ड्यू टू सेल्फ वेट के, सेम डाया के लिए, फोर सेम डाया, फोर सेम डाया, ठीक है, कितना होगा, कितना होगा, सिंपल सी बात है, गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही है, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 1/3, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा कोनिकल ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो उम्मीद है एक तो ये रिलेशन याद रखना है, इसका वाइस वर्सा याद रखना है, डेल्टा कोनिकल ड्यू टू सेल्फ वेट इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्रिज्मेटिक ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, ये दोनों वाइस वर्सा याद रखने, कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ में आ गया नहीं, और बस कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपली कैलकुलेशन है, एक्चुअली ये थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करने से ये नहीं जाएगा, ये सेव्ड पिक्चर है, ठीक है, ये कल वाला ही सेव्ड पिक्चर है, ठीक है, तो अभी फिलहाल एडजस्ट कर लो, जो चीज यहाँ लिखी हुई है वो चीज यहाँ लिखी हुई है, समझ रहे हो, मतलब 3 इंटू डेल्टा कोनिकल ड्यू टू सेल्फ वेट, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया यहीं पर, ठीक है, बस इतने पर ध्यान दो, इतने पर लो, शायद अब दिख जाए, ठीक है, ठीक, 1/3 ये 3 टाइम्स था, डेल्टा प्रिज्मेटिक ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, आप शायद थोड़ा दिख गया, बस इतना ही एडजस्ट करना था, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक, ये आपको अंडरस्टूड भी होना चाहिए कि गामा एल स्क्वायर बाई 2 ही कल आया था, गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही इसमें आया है, मतलब 1/3 का रेशियो है, 3 या 1/3 का, ठीक है, 1/3 या 3 का, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है, ये कल वाला हमारा पार्ट बचा हुआ था, अब आगे चलें, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, तो आगे चलते हैं, दैट इज द थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, आगे चलते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक, ओके, सो न्यू टॉपिक इज थर्मल स्ट्रेसेस। चलिए मुझे थोड़ा सा ये बताइए, सबसे पहले थर्मल का जो टर्म आता है, क्योंकि यहाँ सिविल स्टूडेंट भी है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ लेके चलूंगा, बहुत डेप्थ नहीं, थोड़ा डेप्थ लेके चलूंगा, क्या टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी से बताइए, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, आंसर दो जल्दी से, टेम्परेचर क्या समझते हो, हाँ भाई, मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन मैटर, ओके, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके, एक्सटर्नल एनर्जी जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर ग्रेजुअल लोड लगाती है, एक्सटर्नल एनर्जी जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर ग्रेजुअल लोड लगाती है, एक्चुअली दिव्यांशु जी मैंने वही चीज पूछी आपसे कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है, ठीक है, आपने वो एक्सटर्नल एनर्जी तो बना दी, ठीक है, बट वो एक्सटर्नल एनर्जी बनी कैसे, वो टेम्परेचर की वजह से बनी ना, ठीक है, तो जो टेम्परेचर वाली जो एक्सटर्नल एनर्जी आप सोच रहे हो, उसी की तो मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर क्या है, ठीक है,
आपने ये वही डेफिनेशन वहीं से निकाल ली, उसी की टर्मिनोलॉजी से पहले से ही। मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी ही तो मैं बात कर रहा हूँ कि थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से ही तो आ रही है, थर्मल जो आपके माइंड में चल रहा है वो टेम्परेचर की वजह से चल रहा है, ठीक है सिद्धार्थ गुप्ता। तो आपको जब टेम्परेचर की ही डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ तो आप थर्मल एनर्जी कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास थर्मल एनर्जी तो टेम्परेचर का ही आउटकम है ना, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इट इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बात है ऋषभ सैनी, फिर से आपने चीटिंग की है, ठीक है। चलो ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हॉटनेस एंड कोल्डनेस तो ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस पहले भी ठीक था, ठीक है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस सही है, ठीक है। तो हॉटनेस कोल्डनेस तो नॉर्मल लैंग्वेज है। मैं आपसे यही बोलने वाला था कि आपके जनरली आंसर यही होंगे सभी के कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना, ये सेंस होता है हमारा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक। तो जो हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर का मीनिंग होता है दैट इज दी, जो मॉलिक्यूलर वे में, हमेशा मॉलिक्यूलर वे में समझिएगा कि अगर आपने मॉलिक्यूलर वे में नहीं समझा, मैकेनिकल वालों के लिए मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनके लिए पूरा एक थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिस पर वो टेम्परेचर को अच्छे समझ लेते हैं। बट सिविल इंजीनियर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ थर्मल स्ट्रेसेस में ही टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस आता है। तो आपको टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेसेस को समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए वो मुझे यहाँ पर समझाना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन परस्पेक्टिव टेम्परेचर बेसिकली क्या इफेक्ट कर रहा होगा, मुझे यहाँ पर वो नहीं बताना कि वाटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो वेपराइज हो रहा है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब एक सॉलिड बॉडी पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो बेसिक डेफिनेशन है मुझे वो लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब जरा इसको देखिएगा, अगर मैंने एक बॉडी ले रखी है यहाँ पर, टेम्परेचर क्या है आप समझिएगा इस चीज को। अगर मैंने एक बॉडी ले रखी है यहाँ पर जिसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरह के दिख रहे हैं आपको, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मैंने सात सात के लेके चल दिए, एक साथ ऊपर से लिख दिया, एक साथ नीचे, ये बॉन्डिंग आपको दिख रही है अलग अलग कलर में, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहली चीज तो आ जाती है डायमेंशन। बेसिकली डायमेंशन क्या है, ठीक है। आप डायमेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, डायमेंशन मटेरियल की क्या होती है, मटेरियल की डायमेंशन क्या होती है, मटेरियल की डायमेंशन क्या होती है। आप कहोगे सर स्केल से जो मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, एपरेटस जो पहले से स्टैंडर्ड हैं उनसे हम स्केलिंग कर रहे हैं तो हमारी डायमेंशन आ गई, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी ठीक है, ठीक है। मेन चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, डायमेंशन बेसिकली क्या होती है। अगर मैं जैसे मास की बात करता हूँ, प्रेजेंस ऑफ द एटम्स, प्रेजेंस ऑफ द ग्रेन्स, वो हमारा क्या है, मास है। ऐसे ही अगर डायमेंशन की बात की जाएगी तो जितने मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डेंसिटी के साथ, एक पर्टिकुलर डेंसिटी के साथ जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वही उसकी एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमारे 100 हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स एक डेंसिटी के साथ, एक डेंसिटी के साथ अंडरस्टूड हो जाता है पहले से डेंसिटी। अगर 100 मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी कम है तो डायमेंशन बढ़ गई, अगर 100 मॉलिक्यूल है और डेंसिटी ज्यादा है तो डायमेंशन कम हो गई, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, ये भी हमारा अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है जो हमारा डायमेंशन को क्रिएट कर रहा है, जो हमारी डायमेंशन को क्रिएट कर रहा है। अगर ये अरेंजमेंट इस तरह का ना होता तो डायमेंशन इसकी इस तरह की ना होती। पहली चीज क्लियर हो रही है, एक छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है। अभी मैं ये चीज और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अब एक सीधा सा मुझे क्वेश्चन दीजिएगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दीजिएगा। अगर आपके पास ये मार्कर है, मान लीजिए मार्कर लेके चला मैं, जो मान लीजिए पेन है आपके पास, ठीक है, जो आपके हाथ में पेन है आपके पास, ठीक है। इस पेन को अगर मैं कहता हूं अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है रूम का, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी, है ना, इस टाइम पर प्रेजेंट में जब आप बैठे हुए अपने रूम में तो आपका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मार्कर की डायमेंशन क्या है, मान लीजिए 100 mm, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया 100 mm है इस मार्कर की डायमेंशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर देना। मैंने कहा ना बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा बट सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, ये मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं रूम का टेम्परेचर आपका, आप एज्यूम करना कि आप उस पर सर्वाइव कर रहे हो, बट आपके पेन के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, पेन के बारे में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पेन की डायमेंशन सेम रहेंगी, बढ़ेंगी या कम होंगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताते रहिएगा, सेंस समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेन की डायमेंशन बढ़ेंगी, कम होंगी या बराबर रहेंगी, इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी। सभी बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा रिप्लाई करते रहिएगा, आलस बिल्कुल भी मत करो, चाय पी लो, ठीक है, आलस मत करो बस, ठीक है यार, रूम पे बैठे हो चाय बनवा लिया करो, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डायमेंशन आप इंक्रीज बता रहे हो, चलो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना,
और मैं कर रहा हूँ एक डायरेक्शन से, है ना, बार बार दो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर हाँ नहीं कर रहा है ना, फिर वो कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो एक डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक डायमेंशन साइड में, एक डायमेंशन को अपनी तरफ से रेफरेंस ले लो, अपनी तरफ से रेफरेंस ले लो और इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर दो, ऐसे ठीक है ना, थोड़ा सा इजी वे हो जाता है। चलो इंक्रीज कर दी। अब मुझे एक आंसर दो, इस पे स्ट्रेस लग रही है इस कंडीशन में, कंडीशन समझ रहे हो ना, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, पर चलो पहले तीसरी कंडीशन और कर लो। तीसरी कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मेरा पेन था, वो पेन इनिशियल में इतना था 30 पर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला टेम्परेचर में -50 कर देता हूं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं, ठीक है, -50, अब बताइए इसकी डायमेंशन कम होंगी, कम होंगी इसकी डायमेंशन, ठीक है, कम होंगी। प्लीज सभी रिप्लाई करते रहो, ये मत सोचो कि यार सबने कर दिया तो मैं नहीं कर रहा, सब करते रहो, ठीक है, डायमेंशन कम होगी। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन कम कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गई डायमेंशन कम, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, फाइनल जो फिगर है इसका वो -50 पर यहाँ पर पहुंच गया, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है, और इसमें डायमेंशन यहाँ तक ऐसे बढ़ रही है, रेफरेंस यही है, रेफरेंस अपने माइंड में यहाँ पर फिक्स रख लो अपने माइंड में, ठीक। चलो अब मुझे आंसर दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं पूछ रहा हूं, यहां स्ट्रेस थी या नहीं, सिग्मा बताइए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेन देख रहे हो आप, इसमें बताइए स्ट्रेस थी या नहीं, स्ट्रेस क्या थी, 0 0 नो 0, ओके, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब बताइए इसमें स्ट्रेस है या नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्ट्रेस है या नहीं, क्या बात कर रहे हो, नहीं, यस, ओके, अंबिका रावत यस, ऋषभ सैनी यस, स्वीटी चौधरी यस, ओके, शुभम वर्मा यस, ठीक है, भाई ऑब्वियस है यहाँ पर स्ट्रेस तो होगी ना, स्ट्रेस तो होगी, क्यों नहीं होगी भाई, स्ट्रेस इसमें क्यों नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं हो रहा क्या, स्ट्रेस क्यों नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं हो रहा, एक्सटेंशन नहीं हो रहा, स्ट्रेस क्यों नहीं होगी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही आंसर मैं चाह रहा था, यही आंसर मैं चाह रहा था, बहुत बढ़िया, जो सोच रहे हैं इस चीज को, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे इसी चीज को, जैसे कि मुझे ये देखना था कि आप सभी, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके मन में आता, आप कहते हैं इसमें यस है, क्यों, क्योंकि आपने इसको इंक्रीमेंट देखा कि सर इस इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्ट्रेस तो आएगी। बस मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाना चाहूंगा टेम्परेचर की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यही से टेम्परेचर की समझाना चाहूंगा। जिन्होंने यस आंसर दिया था, जिन्होंने यस आंसर दिया था, वो प्लीज अभी टेम्परेचर को बेसिकली समझेंगे, उसके बाद खुद से फिर से आंसर देंगे, तब समझ चुके होंगे फीलिंग के साथ कि हाँ यहाँ स्ट्रेस नहीं है। आंसर इसका और दो, अब थर्ड वाले का आंसर दो, अब पुरानी वाली चीजों को भूल जाओ, थर्ड वाले का आंसर दो, थर्ड वाले में स्ट्रेस होगी या नहीं। अरे आप तो बहुत आगे चल रहे हो ऋषभ जी, आराम से रुको, ठीक है। यहाँ पर ये बताओ कि ये जो है आपके पास थर्ड वाला, कि टेम्परेचर आपने उस रूम का -50 कर दिया, आप अभी सर्वाइव कर रहे हो, आपके हाथ में पेन है, पेन की डायमेंशन हो गई कम, क्या इस पर स्ट्रेस है या नहीं, नो 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 नो, ओके गुड, ठीक है। जो ये सोच रहे हैं अभी भी सर डायमेंशन कम हो रही है तो स्ट्रेस आनी चाहिए, ठीक है, अभी मैं उसको अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ बेसिक टेम्परेचर की, आप समझिएगा। चलिए, मतलब अच्छा लगा मुझे कि मेजोरिटी के आंसर नो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेस 0 है, यहाँ पर भी स्ट्रेस 0 है, मेजोरिटी के आंसर नो आए, काफी अच्छा लगा। चलो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर का बेसिक क्या है, ये जो डायमेंशन है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर इज दी, टेम्परेचर सिंपली क्या होता है, इज दी वेलोसिटी, याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर इज दी वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेलोसिटी में एक्चुअली ये रूट मीन स्क्वायर होती है, बट इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड के अंदर हो, चाहे चाहे लिक्विड के अंदर हो, चाहे गैसेस के अंदर हो, जो हमारी, देखो एक बात सोचो, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सॉलिड के अंदर, गैसेस के अंदर क्या है, गैसेस के अंदर टेम्परेचर साफ दिख जाएगा आपको, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल ये है, ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी लिख दोगे, मॉलिक्यूल ये है, ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी लिख दोगे। लिक्विड के अंदर भी आप ऐसा सोचते हो कि लिक्विड में भी डेंसिटी कम है, वेलोसिटी ये रही, ऐसे सोचते हो, है ना, ऐसे सोचते हो, डेंसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ये रही, ऐसे दिखाते हो। सॉलिड में बताओ, सॉलिड में वेलोसिटी कहां देखोगे, सॉलिड के अंदर वेलोसिटी कहां दिखेगी, सॉलिड के अंदर वेलोसिटी क्या कहां दिखेगी, सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट होता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट, ठीक है, यूनिट सेल के हिसाब से ये रहा। तो सॉलिड में वेलोसिटी कहां दिखेगी, कोई आंसर दे पा रहा है,
सॉलिड में वेलोसिटी कहाँ दिखती है क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट में, ये मॉलिक्यूल्स है मेरे पास या ग्रेन्स है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास एटम्स, ग्रेन्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, ठीक है, इनमें वेलोसिटी कहाँ दिख रही है? इलेक्ट्रॉन, अरे ऋषभ जी बहुत ज्यादा अंदर पहुंच गए, ठीक है। बताइए, इसमें वाइब्रेट होंगे, बहुत बढ़िया अंबिका एंड मनीषा, बहुत बढ़िया, वाइब्रेट होंगे, नहीं ग्रेन बाउंड्री नहीं, वाइब्रेट होंगे, ठीक है, वाइब्रेशन, कार्तिक बहुत बढ़िया, वाइब्रेशन होंगे। तो वाइब्रेशन में विदाउट वेलोसिटी क्या वाइब्रेशन हो सकता है? विदाउट वेलोसिटी क्या वाइब्रेशन हो सकता है? नहीं भाई। अगर यहां पर वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि मॉलिक्यूल क्या है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वेलोसिटी आ रही है। मॉलिक्यूल क्या है, अपनी पुरानी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो वेलोसिटी आ रही है। तो सॉलिड के अंदर जो आपका माइंड चलेगा सोम के अकॉर्डिंग, सोम के अकॉर्डिंग वो किस पर चलेगा? वाइब्रेशन पर। सोम के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर की वेलोसिटी का जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर चलेगा? वाइब्रेशन पर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कैसे वाइब्रेट जो हो रहे हैं। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर मेरे वाइब्रेशन, सॉलिड मटेरियल के मेरे वाइब्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब मेरे टेम्परेचर ज्यादा है। अगर मेरे सॉलिड मटेरियल के वाइब्रेशन ज्यादा है तो मेरा टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, या वाइस वर्सा। अगर मेरे टेम्परेचर में ज्यादा कह रहा हूं, इसका मतलब उसके वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसके वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अगर अब समझिएगा, यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब मुझे एक आंसर दीजिएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रहा पेन, ठीक है, इस पेन के एटम्स हो गए ये, मान लो ऐसे, इस पेन के एटम्स हो गए ये रहे, ठीक है, ये ज्यादा नहीं बना रहा, बस इतने ही काफी है, ठीक है, ऐसे ही ये रहे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, मैंने डॉट डॉट लगाए हैं और अलग कलर से दिखाया था, ठीक है। ये आपके पास एटम्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ये वाइब्रेट हो रहे हैं? चेक करो, देखो जरा, वाइब्रेट हो रहे हैं क्या? यस और नो? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पेन के अंदर के एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं या नहीं? यस, और बताइए यस या नो। इस पेन के एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं या नहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर? ठीक है, सिर्फ दो तीन, सिर्फ तीन बता रहे हैं, और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है? बताइए फिर जल्दी से। यस, इसके एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑलवेज वाइब्रेटिंग, बिल्कुल बढ़िया जी, ऑलवेज वाइब्रेटिंग, ठीक है। ऑलवेज वाइब्रेटिंग का सेंस जो है हमारा, एक कंडीशन है जहां पर वाइब्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है। चाहे हम 30 डिग्री पर हो, चाहे हम -50 डिग्री पर हो, चाहे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, हमेशा एटम्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। बस उनकी जो टेंडेंसी है, जो उनकी मैग्नीट्यूड है वाइब्रेशन का, वो हमारा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर सेंस पर, कि टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, मतलब हमारा वाइब्रेशन ज्यादा है या वाइब्रेशन कम है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, -50 की बात करूंगा तो भी वाइब्रेट करेंगे। आपको एक चीज याद होगी, आपको एक चीज याद होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा था 11th वगैरह में, कि एक टेम्परेचर स्केल्स होती हैं, टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। टेम्परेचर स्केल्स में एक हमारी थी डिग्री सेंटीग्रेड वाली, तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितना नीचे तक जा सकते हैं? कोई आंसर देगा? डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितना नीचे तक जा सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में कितना नीचे तक जा सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में? क्या ये टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? क्या ये टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? नहीं। मतलब आपको याद है, आपकी फिजिक्स थोड़ी बहुत याद है, 273 आंसर आ चुका है, -273 से नीचे टेम्परेचर नहीं है। अभी कितना 273.15 वाला सेंस, वो मैं अभी नहीं लेके चल रहा, एक सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज हमें साफ दिखती है केल्विन स्केल से। एक दूसरी स्केल थी, याद करो, केल्विन स्केल, ठीक है। इसी को हम एब्सोल्यूट स्केल बोला करते थे, इसी को हम एब्सोल्यूट स्केल बोला करते थे, शायद आपको याद हो। दिस इज द एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। ये जो बेसिक पर्पस है मेरा, वो सिविल स्टूडेंट को बताने का है, मैकेनिकल वालों को सारी चीजें पता है पहले से, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर केल्विन स्केल थी, एब्सोल्यूट स्केल जो कि 0 से शुरू होती थी, 0 केल्विन से शुरू होके हमारा टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, वो जा सकता है इनफाइनाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्स वगैरह में इनफाइनाइट टेम्परेचर, मतलब मिलियंस में, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है। तो मैं इस टेम्परेचर की कोई भी बाध्यता नहीं रखता हूं अभी फिलहाल के लिए, बट जो मिनिमम टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन।
ये केल्विन में कभी भी -10 केल्विन ऐसा टेम्परेचर कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता भाई? ऐसा क्यों नहीं होता? क्या चीज हमने देखी, क्या साइंटिस्ट ने एज्यूम किया? अभी यहाँ पे 0 केल्विन अचीव नहीं किया है, सिर्फ एजम्पशन है, सिर्फ एजम्पशन है। क्या? ठीक है, सिर्फ अजम्पशन है। क्या? हमारे पास एक रिलेशन होता है वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, VRMS होता है बेसिकली। ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन से, VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये टी जो है यहाँ पर वो है केल्विन में, ये जो टी है वो है यहाँ पर केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन में, ठीक है। जो टी है वो किस में है? केल्विन में। ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज इन दी केल्विन, दिस इज इन दी केल्विन, ठीक है। तो जो टी है अगर मैं उसको 0 कर दूं तो VRMS क्या हो जाएगी? जरा सोचिएगा, वाइस वर्सा भी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर सोचिएगा, अगर मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए तो मेरा टेम्परेचर 0 हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेरा टेम्परेचर 0 हो जाए तो मेरी वेलोसिटी का जो सेंस है, जहां से मैं टेम्परेचर को एज्यूम कर पा रहा हूँ, वो चीज मेरी 0 हो जाएगी। तो जरा सोचिएगा इस चीज को, टेम्परेचर अगर मैं 0 करता हूँ, एक सेकंड, टेम्परेचर अगर मैं 0 करता हूँ, ठीक है, 0 केल्विन, तो वेलोसिटी क्या हो गई मेरी? 0। इफ temperature is 0 then velocity, temperature 0 Kelvin then velocity is 0। और अगर velocity 0 है तो वाइब्रेशन क्या हो गई? ceases, vibration ceases at absolute 0 temperature, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, वाइब्रेशन सीज कर जाते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मतलब अगर आपने अभी एज्यूम किया था मेरे साथ, सभी ने ये तो एटलीस्ट एज्यूम किया था, स्ट्रेस वगैरह की बात नहीं, स्ट्रेस में आपके आंसर्स मिक्स थे, बट इसमें मिक्स नहीं थे। मैंने आपसे कहा कि पेन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, आपने कहा सर हो रहे हैं, सर हो रहे हैं, इसका मतलब आप 30 डिग्री पे वाइब्रेशन एज्यूम कर पा रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर आसपास का क्या है? 30 डिग्री है, तो इसका भी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जो हमारी यहाँ पर वाइब्रेशन वाली वेलोसिटी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो यहाँ वेलोसिटी है मतलब वाइब्रेशंस है, क्योंकि टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान के चल रहे हैं। अगर मैं 0 केल्विन की बात करता हूँ तो वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब 0 केल्विन पर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर जिस पर हमारा जो वाइब्रेशन है वो सीज हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हर एक टेम्परेचर पर, 0 केल्विन से ऊपर हर एक टेम्परेचर पर वाइब्रेशन कुछ ना कुछ है, चाहे वो मेरा -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो। -50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए या -100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए कितना है? 173 केल्विन, 173 केल्विन। इसका मतलब ये 173 यहाँ रखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ये सेंस यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे इस सेंस को थोड़ा सा और क्लियर करना है आपके लिए, इस सेंस को मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना है। इसको और देखिएगा, क्या कि यहाँ ये था हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फिक्स वाइब्रेशन होगा, समझ रहे हो? यहाँ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वाइब्रेशन वाली बात होगी, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इतना वाइब्रेट कर रहा है, समझिएगा इस चीज को, ये इतना वाइब्रेट कर रहा है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये मॉलिक्यूल इतना वाइब्रेट कर रहा है 30 पर। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। 30 पर इतना था तो डायमेंशन कितनी हो गई? इतनी। मैं अब डायमेंशन को ये समझाना चाह रहा हूँ, डायमेंशन एक्चुअल में जितनी दिखती है, एक्चुअल में डायमेंशन हमेशा के लिए उतनी नहीं होती, वो वाइब्रेशन के ऊपर होती है हमेशा। मॉलिक्यूल इसका भी जो लास्ट वाली सरफेस है उसका मॉलिक्यूल भी क्या है? वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, बट हमें वो दिख नहीं रहा। तो वाइब्रेशन की जो टेंडेंसी है, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड समझते हैं ना, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, जितना वो ऊपर तक जाता है, दिस इज द वाइब्रेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है इसका वाइब्रेशन का वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम है, इसीलिए हमें डायमेंशन नॉर्मली दिखती है, ठीक है। बट यहाँ पर हमेशा डायमेंशन क्या हो रही है? चेंज, हमेशा डायमेंशन चेंज हो रही है, ठीक है, हमेशा वाइब्रेट हो रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ये हमेशा चेंज हो रही है, एक बार मॉलिक्यूल इतना पहुंचा तो एक बार मॉलिक्यूल वापस आया, पीछे आया, ठीक है। तो डायमेंशन कम भी होगी फिर बढ़ेगी भी, तो हम एवरेज डायमेंशन को एज्यूम कर पाते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑब्वियस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ज्यादा वाइब्रेट। मॉलिक्यूल तो वही वाले हैं, बस उनका वाइब्रेशन टेंडेंसी बढ़ गई। वाइब्रेशन टेंडेंसी बढ़ाओ, अब मैं स्ट्रेस को समझा रहा हूँ जिन्होंने यस लिखा था। अब जरा वाइब्रेशन टेंडेंसी बढ़ाओ, एक साइड को मैंने फिक्स कर लिया, उसे रोको मत, रेफरेंस है मेरी, रेफरेंस, उसे ये मत समझो कि यार मैंने पकड़ लिया तो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वहां पर, ना, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ली है मैंने, ठीक है। ये दोनों तरफ से ही इंक्रीज होगा, लेंथ में दोनों तरफ से इंक्रीज होगा, मैंने सिर्फ रेफरेंस ली है। तो रेफरेंस लेने के बाद आपको क्या दिखा कि जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल था ये वाला, वो मॉलिक्यूल क्या हुआ? ज्यादा वाइब्रेट, तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड लेगा। जब वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा जाएगा, तो वेलोसिटी मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा ले रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो अगला मॉलिक्यूल है वो भी क्या होगा? ज्यादा
लेगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ज्यादा। तो ऑब्वियस है वही मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल मान लीजिए 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स यहां पर थे, 7 मॉलिक्यूल्स यहां पर थे, वही 7 मॉलिक्यूल्स अब कितने डायमेंशन रखेंगे, ज्यादा। वही 7 मॉलिक्यूल्स अब कितने डायमेंशन रखेंगे, ज्यादा। तो एल क्या हो गया, यहां पर इंक्रीज हो गया, लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बट क्या इस लेंथ इंक्रीज होने में, अब जरा मेरी वर्डिंग को लास्ट में आउटकम दे रहा हूं, उस पर ध्यान दो, क्या लेंथ इंक्रीज होने में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है कोई, पहले ये सोचो। क्या इसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है कोई, नहीं। आपने क्या किया है, उसे हीटअप किया है, ऐसा आप बोल रहे हो, आपने उसे हीट दी है, आपने उसे टेम्परेचर को बढ़ाया है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लगाया, नहीं लगाया। क्या हुआ उस एक्सटर्नल एनर्जी से, उस एक्सटर्नल एनर्जी से क्या हुआ, इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एनहांस हो गई। जो इसकी बेसिक टेंडेंसी थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था इसका, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वाइब्रेट होना, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइब्रेट होना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये इतना वाइब्रेट हो रहा था, आप इसे स्ट्रेस फ्री बोल रहे थे, आप इसे स्ट्रेस फ्री बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री इसलिए था क्योंकि आपको क्या दिख रहा है इसके ऊपर, कि सर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब ये स्ट्रेस फ्री है ना, ठीक है। मॉलिक्यूल एकदम स्ट्रेस फ्री है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर आप सरवाइव कर जाओ, ऐसा आप अपने आप को मानो कि आप सरवाइव कर गए हो, तो पेन की जो डायमेंशन अब इंक्रीज हुई है, वो भी तो एक तरह से स्टेबल है ना, वो भी तो एक तरह से स्टेबल है, क्योंकि उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है दैट इज द वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने हैं, ज्यादा है, तो ज्यादा होने दो, ज्यादा होने दो और डायमेंशन बढ़ने दो। हाँ, अगर आप डायमेंशन को रोकते हो, स्ट्रेस कब आएगी, स्ट्रेस तब आएगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बैठे हो यहाँ पर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बैठे हो और आप क्या कहते हो कि मैं इसकी डायमेंशन को बढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसके वाइब्रेशंस को बढ़ने नहीं दूंगा, मैं यहां पर इसको रोक दूंगा। अब बताइए स्ट्रेस आएगी या नहीं, अब बताइए स्ट्रेस आएगी या नहीं। अगर आप मेरी बातें अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भी समझ गए होंगे और आंसर दो। अब अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं इस पेन की डायमेंशन बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तो इतनी ही रखूंगा, तो आप यहाँ पर एक हाथ से प्रेशर लगाए जा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो। तो अब बताइए क्या यहाँ पर स्ट्रेस आएगी या नहीं, इसकी डायमेंशन, ठीक है, आएगी। अब क्लियर हो रहा है ना सभी को, बहुत बढ़िया। अब आएगी, अगर मैं यहां पर हाथ ना रखूं या यहां पर फोर्स ना लगाऊं, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी बताइए, ब्लू कलर वाले जो पेन है इसकी टेंडेंसी क्या है, लेंथ में इंक्रीज होने की। इसका मतलब वो अपने आप को इस कंडीशन में स्टेबल मानता है, वो अपने आप को इस कंडीशन में क्या मानता है, स्टेबल। ये जो व्हाइट कलर से दिखाया है, दिस द स्टेबल कंडीशन फॉर द पेन इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसकी स्टेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाइब्रेट ज्यादा होगा, तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, ज्यादा, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी वाइब्रेशन की ही डायमेंशन होती है, यहां पर भी वाइब्रेशन की डायमेंशन होती है। जो आपके हाथ में पेन है या आप खुद हैं, आप खुद हैं, आप में भी वाइब्रेशंस है मॉलिक्यूल्स में, तो आपकी जो डायमेंशन है वो वाइब्रेशन के बेसिस पर है। बात क्लियर है? ठीक है, अगर हम सर्वाइव कर ले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो हमारी लेंथ बढ़ चुकी होगी, ठीक है, हमारी लेंथ बढ़ चुकी होगी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम सर्वाइव कर जाए तो, ठीक है, मतलब हम मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, या फिर जल ना जाए, ठीक है, उन चीजों को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में समझिएगा, ठीक है। अब जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या होगा, अब वाइब्रेशन की टेंडेंसी क्या होगी, जो इस कंडीशन में थी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे वाइब्रेशन कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि जब टेम्परेचर की वैल्यू आप कम रखोगे तो वेलोसिटी भी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, कम होंगे। तो ये जो सेंस है आपको वाइब्रेशन का, वो कैसा मिलेगा, कम, है ना। वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, तो वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, कम, इस तरह से कम हो गई है। उतने ही 7 मॉलिक्यूल्स हैं अभी भी, मान लीजिए, ठीक है, ये अभी भी 7 मॉलिक्यूल्स हैं, 7 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करेंगे, कम वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ ये इस कंडीशन में अपने आप को कम डायमेंशन में स्टेबल मानेंगे, ये स्टेबल कम मानेंगे अब इस डायमेंशन में, ये स्टेबल मानेंगे अब अपने आप को इतनी डायमेंशन में। दिस इज द स्टेबल कंडीशन, स्टेबल एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपकी फिर से जिद पकड़ ली आपने, क्या कि आप यहीं पर बैठे हो और आप कह रहे हो कि इसको मैं नीचे पीछे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे हमेशा खींच के रखूंगा, ठीक है, इतनी ही डायमेंशन रखूंगा जितनी 30 डिग्री पर थी। तो जरा अब बताइए, अगर आपने यहीं पर इसको रखा, अगर आपने इसकी लेंथ को नीचे ना जाने दिया,
अगर आपने इसकी लेंथ को डिक्रीज ना होने दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप अभी भी -100 पर सर्वाइव कर जाते हो। आप कहते हो कि नहीं, पेन को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा, आप इसे पकड़े रहते हैं। तो अब बताइए स्ट्रेस लगाएंगे आप या इस पर नहीं? इस पर स्ट्रेस लगेगी या नहीं? इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर दो। इस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या नहीं अगर आप इसको इतनी ही लेंथ तक रखते हो, है ना? आप कहते हो कि नहीं, मैं लेंथ को कम नहीं होने दूंगा चाहे वो -100 पर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अब मुझे स्ट्रेस का नेचर और बताओ। अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है कहानी, तो अब नेचर और बताइए, स्ट्रेस का नेचर। ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये टेम्परेचर से रिलेटेड फंडामेंटल चीजें हैं थर्मल स्ट्रेस की। ये जब तक नहीं समझोगे आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब मुझे नेचर बताइए। अगर मैं पहले, मेरा क्वेश्चन समझिएगा, पहले मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, प्लस वाले। तो प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको रोक रहे थे, जब प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको रोक रहे थे, ऐसे, है ना, कि आप इसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं होने दे रहे थे, जबकि इसकी टेंडेंसी थी इंक्रीज होने की। व्हाइट कलर में स्टेबल है ना, टेंडेंसी थी इंक्रीज होने की, है ना, तो आप इसे रोक रहे थे। अब बताइए इसमें कौन सी वाली स्ट्रेस आ रही थी, टेंसाइल या कंप्रेसिव? कंप्रेसिव, टेंसाइल या कंप्रेसिव? कंप्रेसिव। ठीक है, कंप्रेसिव। एक चीज यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ टेंसाइल आनी चाहिए, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल आनी चाहिए। अब यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक तरह से इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ना कि इसे एलोंगेट कर रहे हो। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी टेंडेंसी क्या है, यहां तक रहने की। इसके मॉलिक्यूल्स क्या रहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आप उसको क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, है ना। देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर सर इलोंगेशन आएगा तो यहाँ टेंशन होनी चाहिए, नहीं, ये क्या है, कंप्रेशन। अभी बेसिक चीजें हैं, जब क्वेश्चन करोगे ना तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। इस बेसिक चीज को पकड़े रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर, ऐसा ही सिमिलर यहाँ पर अगर कोई देखेगा तो नॉर्मल कहेगा सर यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कंप्रेशन आनी चाहिए, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में कंप्रेशन आ ही नहीं रहा है, मतलब ही नहीं यहाँ कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन या टेंशन तो तब आएगा जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। अब मैं -100 पर क्वेश्चन करता हूं आपसे कि अगर मैं इसकी कंडीशन को -100 पर ना रखते हुए, मतलब -100 पर ये वाली स्टेबल कंडीशन ना रखते हुए मैं इसे खींचना चाह रहा हूं, मैं इसे 30 वाली लेंथ पर ही रखना चाह रहा हूं, 30 वाली लेंथ पर रखना चाह रहा हूं, जबकि है टेम्परेचर कितना, -100, तो इसमें कौन सी वाली स्ट्रेस लगेगी, इस मॉलिक्यूल्स में कौन सी वाली स्ट्रेस लगेगी? अगर मैं लेंथ इसकी इतनी ही रखना चाह रहा हूं तो -100 पर भी मैं लेंथ इतनी ही रखना चाह रहा हूं तो कौन सी स्ट्रेस लगेगी, टेंशन। कौन सी स्ट्रेस लगेगी, टेंशन। बहुत बढ़िया। अब इस पर कौन सी लग रही है, टेंशन स्ट्रेस, तो इस पर हो गई टेंसाइल। अगर अगर ये गलती मत करना, मैंने 2-3 चीजें यहाँ पर एक साथ फिक्स कर ली हैं, तो इसे मैं यहाँ लिख नहीं रहा ऐसे। ठीक है, आपका सेंस समझ में आ गया, आपको सेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, पता लगा आप यहाँ टेंसाइल लिख दें, कंप्रेसिव लिख दे, तो आप स्टूडेंट ये सोचें कि सर इसमें कंप्रेसिव आई थी, इसमें टेंसाइल आई थी। नहीं, क्वेश्चन याद करो, मैंने ये बोला अगर मुझे यहीं तक इसे रोकना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर कंप्रेशन आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। अगर मुझे इसे यहीं पर रोकना है तो इस पर कैसी आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, बेसिक फंडा क्लियर हो गया। टेम्परेचर के बेसिस पर क्लियर हो गया या नहीं, यस और नो? टेम्परेचर बेसिस पर बेसिक फंडा टेम्परेचर का, इसका थर्मल का क्लियर हो गया। अब स्ट्रेसेस थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। ठीक है, मतलब कैसे इसका डेरिवेशन करना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ये यहां से स्टार्ट करते हैं चीजों को। दैट इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक सब्जेक्टेड टू फ्री एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन। अब एक बात समझिएगा, हम बात कर रहे हैं फ्री एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन, तो ये चीज बॉडी किसमें है, एज्यूम करो कि ये बॉडी किसमें है, स्पेस में है। ये बॉडी किसमें है, स्पेस में। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ धरती पर रखोगे तो आपके माइंड में क्या चलेगा, आपके माइंड में क्या चलेगा, अगर आप धरती पर किसी एक बॉडी को रख देते हो आपके माइंड में चलता है सेल्फ वेट, कि सेल्फ वेट तो होगा सर, तो स्ट्रेसेस आएंगी, आती हैं भाई, रियल में आती हैं। ठीक है, हमेशा रियल में स्ट्रेसेस आती हैं, क्योंकि आप नीचे की तरफ जब देखते हो तो उस पर सेल्फ वेट रखा होता है, सेल्फ वेट लगा होता है। आप एक बात ये सोचिएगा, चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, रुको एक सेकंड, पहले आप इस चीज को समझो, फ्री एक्सपेंशन को, फिर उसके क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, समझो जरा, यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, स्पेस में हो आप, है ना, आप स्पेस में गए, स्पेस में कोई चीज पकड़े हुए नहीं है ना इसे, ये अपने आप में स्टेबल है। ग्रेविटी भूल जाओ कि वहां पर धरती के पास हो, ठीक है, या मून के पास हो, वो सारी कहानी खत्म करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े स्पेस में आप अकेले खड़े हो इस ब्लॉक के साथ, आपने इसको अपने सामने रख दिया, ऐसे रख दिया, ये हो गया फिक्स, है ना, ये हो गया ना वहां पर फिक्स। ठीक है, ना ही इधर उधर जाएगा, ना ही नीचे जाएगा, नीचे ऊपर का कोई सेंस ही नहीं होता है स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर फिक्स हो गई, हो गया। चलो अब क्या करो, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पर इसे हीटअप करते हो,
आप यहाँ पर इसे बर्नर की हेल्प से गर्म करने की कोशिश करते हो। आप कहोगे कि बर्नर कैसे जलने लग गया, ठीक है, तो एज्यूम कर रहे हैं भाई, ठीक है, हम तो पहुंचे भी नहीं है वहां पर, ठीक है, तो एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम हमने कर लिया ऑक्सीजन वगैरह है, और ये क्या कर दिया, बर्नर जलने लग गया। ठीक, अब क्या करो यहाँ पर, इसके बारे में सोचो जरा, इसके मॉलिक्यूल्स 3D में है या नहीं है, इसके मॉलिक्यूल्स 3D में है, ठीक है, 3D में है। तो मैंने अभी तक जो कंडीशन समझाई थी वो 2D फिगर लेके समझाया था, जबकि वो जो काम हो रहा है, वो जो काम हो रहा है वो 3D में हो रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल को समझो पहले 2D के हिसाब से, इस एग्जांपल को समझना, अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे इलोंगेट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इलोंगेट होगा ऐसे करके, ये यहाँ पर इलोंगेशन जो है वो एक डायरेक्शन में होगा या हर एक डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ पर 2D की बात करूं तो दोनों डायरेक्शन में होगा। आंसर दो, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा या दोनों में, बोथ, ठीक है, ऑल में क्लियर, ठीक है, बोथ में होगा, बोथ डायरेक्शन। जरा आप सेंस को समझिएगा, बोथ डायरेक्शन में होगा। अब किसने ये बोला आपसे, किसने ये बोला आपसे कि सर जी इसमें ज्यादा इलोंगेशन होगा, इसमें कम इलोंगेशन होगा, ऐसा किसने बोला? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, ठीक है। यहां पर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, उन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की जो न्यू पोजीशन है वो भी तो इसके सिमिलर होगी ना। मतलब एक तरह से जो आपको स्केलिंग समझ में आता होगा, आपने एफएम में पढ़ा होगा, ठीक है, लार्ज स्केल करना, ठीक है, मैग्निफिकेशन करना, ठीक है, या तो मैग्नीफाई कर दो उस चीज को या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दो हर तरफ से। तो जो स्केलिंग है, जैसे कि 10:1 की बात करें, 10:1 से आप इसे 5:1 पर ले आओ या फिर 20:1 पर ले जाओ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, क्या अगर आप इससे 10:1 को अगर आप 20:1 पर लेके जाओगे तो हर तरफ से सेम चेंज नहीं करोगे, हर तरफ से सेम चेंज करोगे ना। सेम चेंज इन द सेंस कैसा, सेम चेंज इन द सेंस कैसा, इस चीज को यहां से और समझ लो, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास 10 mm है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 mm है, गलती मत करना इसीलिए बता रहा हूं, 10 mm है, 5 mm है। ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ है इसके अंदर इस तरह से, 5 एटम्स ये मान लिए, 5 एटम्स ये मान लिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये फिक्स हो गई ना माइंड में तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगी थर्मल स्ट्रेसेस की। ये चीजें हैं 10 mm 5 mm। अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि इसे जरा, ठीक है, गर्म करो, तो क्या होगा कि इसकी डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चेंज नहीं होती, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है जनरली, ये जनरली वाला फिगर है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन 2D में आ गए, दोनों डायमेंशन में चेंज होने के लिए, अगर क्वेश्चन 3D में आ गए तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्वेश्चन जनरली 1D में आते हैं, बट हमारे लिए 2D एंड 3D समझना भी जरूरी है, और जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसे गर्म किया तो ये सिर्फ और सिर्फ इतने में ही एक्सपेंड नहीं हुआ, मान लीजिए 10 mm से यहाँ पर ये 2 mm और इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, 2 mm तो इंक्रीज हुआ ही है, साथ ही इसमें विथ भी चेंज होगी। विथ कितनी चेंज हुई, विथ हो रही है यहाँ पर कितनी, 1 mm। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर 1 mm ही क्यों बोला, आप समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर मैं 1 mm बोल रहा हूँ फिक्स, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये भी तो 2 mm जब इधर की ओर हुआ है तो 2 mm इधर की तरफ भी हो सकता था, 2 mm अगर इधर की तरफ हुआ है तो 2 mm इधर की तरफ क्यों नहीं हुआ, कोई आंसर दे पाएगा? ये 2 mm इधर की तरफ क्यों नहीं हुआ, ये 2 mm इधर की तरफ क्यों नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा कि जब ये एक्सपेंड हो रहा है तो इधर की तरफ 2 mm एक्सपेंड हो रहा है, मान लेते हैं ये डायमेंशन के बेसिस पर 2 mm एक्सपेंड हो गया, इधर की तरफ मैंने कहा 1 mm ही होगा, अगर ये 5 mm है तो मैंने कहा कि 2 mm क्यों नहीं हो सकता, आंसर दो, 2 mm क्यों नहीं हो सकता, 2 mm क्यों नहीं हो सकता, आंसर दो। रेशियो सेम रहेगा एक्सपेंशन का बोथ साइड, ऐसा क्यों? वेरी गुड मोनिका, जो है ना आप सेंस को समझ चुके हो, ठीक है, सेंस को समझ चुके हो, रेशियो सेम रहेगा, बिल्कुल सही, बट ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटरल, मॉलिक्यूल्स लॉन्गिट्यूडिनल में ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटरल। बात ठीक है ऋतिक राठौर, बात ठीक है, ये सेंस भी आप कह सकते हो, सही है, ठीक है। बट अगर मैं सेंस को अगर लेटरल लेके चलते हैं तो लेटरल में भी सेम रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात भी आपकी ठीक है, बट ये एक तरह से आपने तो सिंपल मॉलिक्यूलर के नंबर्स की बात कर दी, मतलब साइड की बात कर दी, तो साइड के हिसाब से फिर वही क्वेश्चन रह गया मेरा, तो है ना, साइड के हिसाब से तो वही क्वेश्चन रह गया ना, 10 mm पर आपने 2 किया तो 5 mm पर ज्यादा क्यों नहीं किया, है ना, अगर 10-10 होंगे तो फिर सिमिलर होगा, ठीक है। तो एक और पर्टिकुलर सेंस है, आपने डायमेंशन के बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर को घुमा दिया है, ठीक है, डायमेंशन के बेसिस पर एक पर्टिकुलर आंसर है, दैट इज दी सिंपल। मैं आपसे बार बार ये पूछता हूं और ये बोलता भी हूं, दैट इज द सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, और मैं बार बार यही बोलता हूं आपसे,
और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। बस यही मुझे आंसर आपसे चाहिए था, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसका जो नींव होता है ना वो यही सेंस होता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। यहाँ क्या पॉइजन्स रेशियो काम करेगा? आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। पॉइजन्स रेशियो भी तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वाली चीज को बताता था, पॉइजन्स रेशियो भी तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वाली चीजों को बताता था। ठीक है, तो यहाँ पॉइजन्स रेशियो काम करेगा इस सेंस में, बताओ मुझे इस सेंस में क्या पॉइजन्स रेशियो काम करेगा कि सर इसमें इलोंगेशन हो रहा है तो लेटरल में कम कम इलोंगेशन होना चाहिए, या लेटरल में ज्यादा इलोंगेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है। पॉइजन्स रेशियो काम करेगा या नहीं, पहले उस चीज को भी क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो स्टूडेंट उसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जब लेटरल आ रहा है तो एप्सिलॉन यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स भी है सर, एप्सिलॉन एक्स भी है, एप्सिलॉन वाई भी है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन लेटरल भी है, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल भी है, तो आंसर यहाँ पर म्यू का कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, है ना? आपके माइंड में चलती हैं ये चीजें, मुझे पता है। ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर चलती हैं तो मुझे पता है कि चलती हैं ये चीजें। स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर यहाँ पर लेटरल भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, जैसे कि आपने अभी एक आंसर दिया मुझे कि लेटरल स्ट्रेन, है ना ऋतिक राठौर, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल वर्ड ही नहीं होता, है ना, याद रखिएगा, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल वर्ड ही नहीं होता। किसमें? थर्मल में। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल वर्ड ही नहीं होता जब हम थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो, थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ लेटरल वर्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेंस, सारे के सारे क्या है हमारे? लॉन्गिट्यूडनल सेंस, मैंने लॉन्गिट्यूडनल लिख दिया। ठीक है, सारे के सारे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेंस। फिर लेटरल का टर्मिनोलॉजी क्या था? मैंने आपसे पहले भी बोला था, लेटरल क्या होता है? लेटरल होता है फोर्स के परपेंडिकुलर, और यहाँ फोर्स है ही नहीं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? यहाँ फोर्स के परपेंडिकुलर, यहाँ पर फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब लेटरल का टर्मिनोलॉजी आएगा ही नहीं। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाता है? लेंथ वाइज, अगर लेंथ को आपने ये माना तो लॉन्गिट्यूडनल ये, अगर लेंथ को आपने ये माना तो लॉन्गिट्यूडनल ये, है ना? तो लॉन्गिट्यूडनल ये भी है तो लॉन्गिट्यूडनल ये भी है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारे ये वाले भी तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं। ठीक है, माइंड में लेटरल कब आता है? जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की बात ही नहीं हो रही है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को एनहांस कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ा के, तो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ता है भाई, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ता, टेम्परेचर हर डायरेक्शन में बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर इसके वाइब्रेशन बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर इसके वाइब्रेशन भी तो उसी रेशो में बढ़ा रहा है ना, टेम्परेचर इसके वाइब्रेशन भी उसी रेशो में बढ़ा रहा है। प्लीज इसे लेटरल मत सोचना, दिस इज ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फॉर दिस रेफरेंस। ठीक है, ये भी क्या है? उतने ही वाइब्रेशन बढ़ेंगे, ये भी उतने ही, ये भी उतने ही, ये भी उतने ही, ऐसे ही ये भी अपना ऐसे वाइब्रेशन बढ़ाएगा, ये भी वाइब्रेशन बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं उनका जो रेशियो है, जैसे कि आपने लिखा भी था कि जो रेशियो है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट। जो हमारे वाइब्रेशन बढ़ने की टेंडेंसी है वो क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि 10:1 का अगर ये फिगर मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर अगर ये 20:1 पर लेके जा रहा हूँ, मतलब स्केलिंग कर रहा हूँ, इसे बढ़ा रहा हूँ, इसे एनलार्ज कर रहा हूँ, तो ये हर तरफ से एनलार्ज होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन से एनलार्ज नहीं होगा। और हर तरफ से एनलार्ज कैसे होगा? उसको बिल्कुल सेम रेशियो बढ़ाते हुए, सेम रेशियो बढ़ाते हुए। जैसे कि अगर ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये मान लीजिए 10 है और ये मान लीजिए 5 है, तो इसको अगर 2:1 के हिसाब से देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर इसे 2:1 के हिसाब से देखोगे तो ये चीज ये हो जाएगी, क्या? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, है कि नहीं? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, 5 का 10 हो गया, 10 का 20 हो गया, ये हो गया 2:1 के हिसाब से। ये 1:1 था, ये 2:1 के हिसाब से। ठीक है, इसे मैग्नीफाई कर दिया, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अपने जो वाइब्रेशन यहाँ पर थे उन्हीं वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है हर एक डायरेक्शन में, सिमिलर वे में, सिमिलर वे में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, इसमें पॉइजन रेशियो का कोई काम नहीं है, गलती मत करना, पॉइजन रेशियो का कोई काम नहीं है। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्यों काम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं खींच रहा है इसे। अगर फोर्स खींचता है तब जो मॉलिक्यूल्स आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपके वाई डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करते हैं, दैट इज द एप्सिलॉन लेटरल, दैट इज द एप्सिलॉन लेटरल। तब वो डिपेंड करता है कि म्यू की एप्सिलॉन लेटरल 0 है या 0.33 है या 0.5 है, वो डिपेंड करता है जब आप फोर्स लगाते हैं और लेटरली वो कितना चेंज हो रहा है। वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारे पॉइजन्स रेशियो एज ए प्रॉपर्टी कहलाती है, जबकि ये चीज हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायमेंशन।
विदाउट एनी फोर्सेस। बात क्लियर है? विदाउट एनी फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज दी वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन आपने बढ़ा दिए, हर तरफ से वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो रेशो हमेशा सेम बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक टेम्परेचर ऐसे जा रहा है तो ये चीज ज्यादा बढ़ गई ना। ठीक, ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई है। तो मैंने यहाँ पर जो बढ़ाया था वो इसी सेंस में बढ़ाया था कि एक साइड में अगर मैं 2 mm बढ़ा रहा हूँ, 10 का कितना हुआ 2 mm, ठीक है, मतलब एक तरह से 20%, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 का 20%। ठीक है, तो 20% के बेसिस पर ये 1 mm आ गया। ठीक है, 1 mm। तो यहां से हमारे पास आउटकम क्या निकल के आया, ये जो सेंस समझ में आया है, इस सेंस से आउटकम क्या निकल के आया। ठीक है, इस सेंस से आउटकम क्या निकल के आया यहां पर समझो। इस सेंस से आउटकम ये निकल के आया जो हम स्पेस में लेके गए थे। सेंस से आउटकम क्या निकल के आ रहा है कि जो मेरा स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, मतलब रेशो, जैसे अभी आपने बोला मुझे, तो रेशो आपने बोला मुझे, रेशो, रेशो किस चीज का था, रेशो था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, नोट बाई एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज नहीं है, साफ याद रखना। डेल्टा एल अपॉन एल, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। डेल्टा एल अपॉन एल लेंथ, मतलब इस डायरेक्शन में एक्स वाइज हो गई, वाई के हिसाब से डेल्टा बी वाई भी कर सकते हैं, और डेल्टा एच वाई एच हो गया हमारा हाइट के हिसाब से। तो यहां पर मैं इस फिगर को लेके चला, दैट इज द एल, दैट इज द बी एंड दैट इज द एच। उम्मीद है समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेफरेंस पहले ही आपसे बोल देता हूं। रेफरेंस ऐसे समझो, अपने रूम का कोना देखो, एक अपने रूम में एक पर्टिकुलर साइड देखो, उस साइड में क्या करो, एक नीचे वाला पॉइंट देखो, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला, आप रूम में यहाँ बैठे हो, ये आपकी चेयर है, आप एक कोने की साइड देखो, तो ये कोने की साइड हो गई। आप तीन जो सरफेस है, तीन जो दीवारें, कौन कौन सी, एक साइड वाली, एक इधर वाली और एक नीचे वाली, इन तीनों को कर लो रेफरेंस वाइज फिक्स। इन तीनों को अपने माइंड में रेफरेंस बना के फिक्स कर लो। एक ये बना दी, एक ये बना दी, समझ रहे हो, और एक बैक साइड वाली बना दी। ये तीनों रेफरेंस बना दी आपने, समझ रहे हो, देखो तीनों आपने रेफरेंस बना दी। अब जब ये तीनों आपने रेफरेंस बना दी हैं, तो इन पर अब क्या करो, ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस को मैं थोड़ा सा इस तरह से लेके चल रहा हूं। ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस हो गई ये ऐसे, एक रेफरेंस ये हो गई, ठीक है, एक रेफरेंस ये होगी बैक साइड में, ठीक है, और एक रेफरेंस होगी नीचे वाली ये वाली, ठीक है, ये होगी रेफरेंस, ये जा रही है, तीनों रेफरेंस हो गई। अब क्या करना है, इसको आपने गर्म किया, ठीक है। अब क्योंकि आपने अभी समझा था इससे कि अगर हम इसे हीटअप करेंगे तो हर तरफ से सेम रेशो में चेंज होगी इसकी डायमेंशंस। तो अब जरा इस फिगर को सेम रेशो में चेंज कराओ। सेम रेशो में चेंज कराओगे तो कैसा दिखेगा, ये सेम रेशो में चेंज कराना है, कैसा दिखेगा, यहां से दिखेगा ये चीज, क्योंकि हमने ये फिक्स मान ली है, तो इस रेफरेंस फिक्स हो गई, तो रेफरेंस फिक्स हो गई, तो ये चीज ऐसे आएगी। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ये चीज बैक साइड वाली दिखा रहा हूं, बैक साइड वाली ऐसे हो गई है, ठीक है, सॉरी, इसको हम एक सेकंड बस, यहाँ पर ये चीज यहाँ तक ऐसे ऐसे, ये हो गई बैक साइड वाली बढ़ गई, ठीक है, तो ये हो गया, ये बैक में बढ़ा, ये इधर वाली भी बढ़ेगी डायमेंशन में, तो ये मैंने ऐसे बढ़ा दी इधर वाले डायमेंशन में, ऐसे ही ये वाली चीज यहाँ तक ऐसे गई, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, और ये वाली चीज यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी। व्हाइट वाले पर फोकस करो, व्हाइट वाले पर फोकस करो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी, और ये चीज यहाँ तक पहुंची है तो ये ऐसे रहेगी, ठीक है, ये चीज ऐसे रहेगी। नीचे वाली सरफेस, जो व्हाइट वाली सरफेस आ रही है ना, ये दिख रही है, ये येलो वाली के पैरेलल है, मतलब वही है, पैरेलल भी मत सोचो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है, वही है। ऐसे ही साइड वाली सरफेस येलो वाली सरफेस ही है, इधर वाली बैक वाली येलो सरफेस आपकी है, व्हाइट वाली सरफेस है। अब जरा हर जब आपने रेफरेंस जो पीछे वाले हैं, ये रूम के रेफरेंस फिक्स कर लिए, आपने एक छोटा सा स्क्वायर रख दिया, मतलब ये आपके पास एक क्यूबोइडल बॉक्स रख दिया आपने, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया, उसको अब हर तरफ से एनहांस करो, बट रेफरेंस आपकी माइंड में फिक्स रखो। तो ये जब एनहांस होगा तो ये कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा या नहीं, ये कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा।
ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं ये चीज कर देता हूँ, व्हाइट से ये समझ में आ चुका है कि ये चीजें ऐसी थी अभी। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। रेफरेंस समझ में आ चुकी है, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। तो ये हर तरफ से इंक्रीज हो गया, ठीक है, हर तरफ से इंक्रीज हो गया, जबकि बैक साइड की जो रेफरेंसेस हैं वो हमने क्या मान ली है, सेम। तो ये बैक साइड वाली रेफरेंसेस हो गई सेम, ये वाली, एक तो ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, एक बैक साइड ये हो गई, ठीक है, और एक बॉटम वाली ये हो गई, ठीक है। बाकी ये हर तरफ से ऐसे एनहांस हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हमें अगर डायमेंशन दिखाऊं आपको, तो डायमेंशन ये दिखा सकता हूँ क्या, कि एल में चेंज कितना हुआ। एल में जो चेंज है वो यहां से साफ दिखेगा, दिस इज दी डेल्टा एल। एल में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा एल यहां से साफ दिख रहा है, मुझे यहां से दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां से साफ दिख रहा है। एल में जो चेंज है वो डेल्टा एल हो रहा है, ठीक है। बी में जो चेंज है, बी में जो चेंज है, बी कहाँ है, ये वाला, बी में जो चेंज है वो यहां दिखेगा साफ। बी में जो चेंज है वो डेल्टा बी हो रहा है, दिख रहा है। बी जो है वो ऐसे जा रही है, बी में जो चेंज है वो डेल्टा बी दिख रहा है। और एच में जो चेंज है वो कहाँ दिखेगा, एच में जो चेंज है वो साफ दिख रहा है मुझे, जो ये एच में चेंज हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है मुझे साफ, दिस इज द डेल्टा एच। समझ में आ गया। हर तरफ से एल बी एच को बढ़ा दो, हर तरफ से एल बी एच को बढ़ा दो, ठीक है। उम्मीद है ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा 3D है, समझ में आ रहा है या नहीं सभी बताइए, ठीक है। पीछे की रेफरेंसेस फिक्स रख ली, उसके बाद एल बी एच को मैंने बढ़ा दिया हर तरफ से, क्लियर है, ठीक। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो अब बताइएगा मुझे, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर इन चेंज इन लेंथ वाइज, ठीक है, मतलब यानी कि मैंने एक्स वाइज बोला, इसे 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 बोला मैंने एप्सिलॉन एक्स बोल सकता हूँ। दिस इज द एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन एक्स क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, सिंपल, ये सिंपल हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अब डेल्टा बी वाई बी, क्योंकि चेंज तो बी में भी हुआ ना, चेंज तो बी में भी हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ड्यू टू वाइब्रेशंस, हीटिंग, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जब बी में चेंज हो रहा है तो बी में क्या हो रहा है, डेल्टा बी बाई बी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मेरी वाई मान लो, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन में है तो एप्सिलॉन वाई बोल दिया, दिस इज द एप्सिलॉन वाई। एंड ये भी सेम, इसका भी मेन पर्पस सेम है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज नॉट बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा एच वाई एच, ये क्या हो जाएगी मेरी एप्सिलॉन जेड, सेम पर्पस, मतलब सेम कारण, सेम कोज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ये सारी की सारी क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी की सारी क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स। लेटरल का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये हर तरफ से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन जेड करोगे, यहाँ पर म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन जेड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिग्मा जेड अपॉन ई, इसका कोई मतलब ही नहीं, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई का कोई मतलब ही नहीं है ना। जबकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराए हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, है ना, हर तरफ से फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो एक डायरेक्शन में तीनों का इफेक्ट, यहाँ पर एक डायरेक्शन में सिर्फ एक का इफेक्ट, यहाँ पर एक डायरेक्शन में सिर्फ एक का इफेक्ट, ठीक है, एक एक का इफेक्ट है बस, और कुछ नहीं है। ये टोटल नेट स्ट्रेन है, ये नेट स्ट्रेन है सीधी, ठीक है। अब इसी नेट स्ट्रेन को साइंटिस्ट साहब ने एक काम और किया, इसी को यहाँ पर वर्डिंग वाइज चेक किया गया कि जो मेरे एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स की बात करूं या एप्सिलॉन वाई की बात करूं या एप्सिलॉन जेड की बात करूं, ठीक है, जो मेरा एप्सिलॉन है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी की। ये चेक किया गया, साफ जाहिर हो रहा है इस वाले फिगर से कि एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहे हैं। अब एक बात अगर आप समझ सको तो इस फिगर के लिए, ओनली फॉर दिस कंडीशन, एक पर्टिकुलर फिगर के लिए अगर मैं डेल्टा टी को एक कांस्टेंट बढ़ा रहा हूं, मतलब कांस्टेंट मैंने इसे बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, मान लीजिए 30 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचा दिया, ठीक है, 30 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचा दिया, तो अब एक मुझे आंसर दीजिए, क्या मेरा एप्सिलॉन एक्स बराबर होगा एप्सिलॉन वाई, बराबर होगा एप्सिलॉन जेड, या फिर ये नहीं होगा। आंसर दो मुझे, क्या मेरा एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये आंसर दो, क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। यस बराबर है, इक्वल है या नहीं है, होगा, बराबर होगा, क्लियर। क्यों बराबर, अब एक दूसरा आंसर ये भी दो, क्या मेरा डेल्टा एल बराबर होगा डेल्टा बी, बराबर होगा डेल्टा एच। अब इसका आंसर दो, पहले तो आपने इसका आंसर दे दिया कि ये चीज सही है सर, ठीक है, अब इसका आंसर दो,
क्या ये बराबर होगा? नो। क्या ये बराबर होगा? नो। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या है, हमेशा अगर मेरा L बराबर हो, B बराबर हो, H बराबर हो, तो सिर्फ और सिर्फ तब ये चीज बराबर है, सिर्फ और सिर्फ तब ये चीज बराबर है। इफ इट इज पॉसिबल then only this is possible, then only this is possible, then only this is possible। मतलब ये चीज क्या हो गई मेरी? फॉर द क्यूबिकल सेंस ओनली, है ना, फॉर द क्यूबिकल सेंस ओनली। और अगर मेरा एल बी एच बराबर नहीं है तो कभी भी ये चीज बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड 100% बराबर होगा, ये कभी भी बराबर ना हो ऐसा नहीं हो सकता है थर्मल के सेंस में। ठीक है, अगर ये चीज बराबर आएगी तो ऑब्वियसली डेल्टा एल अपॉन ये बराबर आएगी, तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा एच अपॉन एच। इसका मीनिंग क्या हुआ? परसेंटेज चेंज in all direction is same। ठीक है, note the absolute change in all direction, absolute change in all direction, ये ऐसे लिख देते हैं, the absolute change in all direction, इसको अलग लाइन ही बना देते हैं, the absolute change in all direction can not be same, delta L is not equal to delta B is not equal to delta H, cannot be same in all bodies except exception है आपका, ये क्या है? क्यूबिकल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एब्सोल्यूट डायमेंशन हमारी कभी भी चेंज बराबर नहीं होती है, जबकि उनका परसेंटेज चेंज हमेशा बराबर होता है। तो इसी परसेंटेज चेंज को हम स्ट्रेन बोल देते हैं। यही हमारा परसेंटेज चेंज क्या कहलाता है? स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन होती है दिस इज द प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये अगर ये बराबर है तो ऑब्वियस है हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके चलते हैं एंड दैट इज द अल्फा, दैट इज द अल्फा। ये अल्फा है, ठीक है, दैट इज द अल्फा। ये क्या होगा? अब मुझे इसका आंसर दो, ये क्या होगा? जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपने हटाया है ये क्या होगा? ये अल्फा जो है उसका जो फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि ये कितने वाइब्रेशन को मटेरियल के बेसिस पर बढ़ाता है। वाइब्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज कैपेसिटी टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अब इस सेंस को समझो, अब इस सेंस को समझो यहां से, अब इस सेंस को समझो यहां से। ये देखिए बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें ही हमारी चल रही हैं। क्या कि अगर मेरे पास ये स्टील है तो हो सकता है 30 डिग्री से जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा है तो वाइब्रेशन ज्यादा बढ़े। टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो टेम्परेचर बढ़ने की है, VRMS तो ये हो गया, VRMS हो गया √T सिंपल सी, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारे पास ये M होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ T पर ही डिपेंड नहीं करता, ये हमारे मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मटेरियल चेंज हुआ, ठीक है, गामा RT/M होता है, ठीक है, वहां पर ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं डेप्थ वाइज नहीं बता रहा, बस सेंस ये समझा रहा हूँ। अल्फा क्या चीज है? अल्फा ये चीज है कि यहाँ पर जो हमने वाइब्रेशंस देखे हैं, वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, बढ़ेंगे जरूर, बट ये जो डायमेंशन चेंज हो रही है वो इनके अरेंजमेंट पर भी डिपेंड कर रही है कि अरेंजमेंट कैसा था और ये कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो हो सकता है स्टील ज्यादा इंक्रीज हो टेम्परेचर उतना ही बढ़ने पर, हो सकता है कॉपर ज्यादा इंक्रीज हो टेम्परेचर उतना ही बढ़ने पर। तो हम क्या देखते हैं फिजिकली कि जो कॉपर है वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू स्टील, सेम टेम्परेचर राइज पर। सेम डायमेंशन स्टील की मानो, सेम डायमेंशन कॉपर की मानो, अब क्या करो इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ तो जो स्टील की डायमेंशन है वो कम बढ़ेंगी जबकि कॉपर की डायमेंशन ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। बट बढ़ेगी जरूर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ेगी जरूर, ठीक है। बट कितनी ज्यादा बढ़ेंगी या कितनी कम बढ़ेंगी वर्ड यूज कर रहा हूं, लेस और मोर हो सकती है। और वो लेस और मोर वाला जो सेंस है, ठीक है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कम होगी, मैं ये कह रहा हूं कि वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी और कितनी कम बढ़ेगी, है ना, कितनी कम बढ़ेगी। तो वो जो सेंस है
वो जो सेंस है लेस और मोर का, वो कहां से आता है? वो आता है अल्फा से। तो अल्फा इज द कैरेक्टरिस्टिक टू वाइब्रेशन को इंक्रीज करना और उसकी वैल्यू को कम इंक्रीज करना, उसकी वैल्यू को कम इंक्रीज करना और ज्यादा इंक्रीज करना, ठीक है, या कम डिक्रीज करना और ज्यादा डिक्रीज करना जब टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो सेंस समझ रहे हो? टेंडेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल, टेंडेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करने की फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, वाइब्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने की टेंडेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज कॉल्ड एज द अल्फा, ठीक है। ये होता है हमारा मटेरियल की अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी क्या हो गई? प्रॉपर्टी। तो जो एप्सिलॉन है वो क्या गया? अल्फा डेल्टा टी। अब इसी एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? इसी एप्सिलॉन को मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या? एप्सिलॉन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन की तो एप्सिलॉन वाई इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी और एप्सिलॉन जेड इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। बात क्लियर है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। और इसी चीज को अगर मैं डेल्टा के टर्म्स में लिखूं तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो एल को इधर ले जाओ, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा बी इक्वल टू बी अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू एच अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन क्यों लिखवा रहा हूँ? ये रिलेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन यूज होंगे आगे, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया सभी? बेसिक थर्मल स्ट्रेसेस समझ में आ रही है? बेसिक अभी स्ट्रेसेस की बात करेंगे, फिलहाल अभी डिफॉर्मेशन की बातें हुई थी, स्ट्रेसेस की हम केसेस करके बातें करेंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन समझ में आ गया, ये रूल समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिगर वाइज सारी चीजें आपने समझ ली है, ये रहा, ठीक। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज द थर्मल स्ट्रेसेस, है ना। मैंने आपको थर्मल स्ट्रेस का एक तरह से सेंस समझा दिया था। सेंस क्या समझाया था? कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके डायमेंशन को इंक्रीज ना होने दें, है ना, अगर उसकी डायमेंशन इंक्रीज होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, इसकी क्या होगी? डायमेंशन इंक्रीज होगी। फर्स्ट स्टेप में पढ़ो, देयर शुड बी ए टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन पहले करोगे, मतलब डेल्टा टी को इंक्रीज किया, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, ड्यू टू विच थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन अकर, है ना, ड्यू टू विच थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन अकर। ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। और अगर मैं इस फिगर को यहां पर देखूं और टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं? डिक्रीज, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। इतना क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू विच थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अकर। नेक्स्ट पॉइंट, द अबव थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शुड बी प्रिवेंटेड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। अगर आप इसको कंप्लीटली या पार्शियली इसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को अगर आप रोकते हो, ठीक है, तभी इसमें स्ट्रेस आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। यहां पर साफ लिखा हुआ है, इफ ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब आप दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई होने नहीं दे रहे। दूसरी कंडीशन क्या है? आप इसे यहां पर रोक देते हो, आप इसे यहां पर रोकते हो, आप इसे यहां पर रोकते हो, जहां पर भी रोको, ठीक है, आप इसे एक पर्टिकुलर लेंथ इंक्रीज को आपने कहीं पर भी रोका, इसको बोलते हैं कंप्लीटली रोकना। इसको बोलते हैं कंप्लीटली रोकना, मतलब ये इंक्रीज होता, आपने इसको पुरानी अवस्था पर ही रखना चाहा, इसे बोलते हैं कंप्लीटली प्रिवेंटेड, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं पार्शियली प्रिवेंटेड, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन होने दिया बट फिर रोक दिया, थोड़ा और एक्सपेंशन होने दिया फिर रोक दिया, दैट इज द पार्शियली प्रिवेंटेड। तो अगर आप ना ही कंप्लीटली प्रिवेंट कर रहे, ना ही पार्शियली प्रिवेंट कर रहे, आप इसे फ्रीली एक्सपेंड होने दे रहे हो, तो उस फ्रीली एक्सपेंड होने का मतलब हुआ कि आपने सेकंड स्टेटमेंट को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। सेकंड स्टेटमेंट फॉलो ही नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो किया, इसका मतलब इसमें फ्री एक्सपेंशन हुआ। इसे क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। अगर ये यहां पर प्रिवेंट आपने नहीं किया, तो फ्री एक्सपेंशन के सेंस में क्या होगी? स्ट्रेस जीरो। फ्री एक्सपेंशन के सेंस में क्या होगी? स्ट्रेस जीरो। यही मैंने आपको समझाया भी था। अगर वो फुल्ली एक्सपेंड हो रहा है, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 30 से 100 या 30 से -100, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक नई स्टेबल कंडीशन बन जाएगी और उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी। यही चीज तो समझाई थी। ये आपकी वर्डिंग यहाँ पर ये रही, ठीक है, वर्डिंग आपको मिल गई, सेंस आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं को अगर हम इसे, अब सेंस को समझो, स्ट्रेसेस आएंगी, अगर हम स्ट्रेसेस के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशन है।
एक कंडीशन तो होगी जब स्ट्रेस ला ही नहीं रहे, कौन सी वाली, फ्री एक्सपेंशन, वो है फ्री एक्सपेंशन जिसमें स्ट्रेस ही नहीं आ रही है। दो कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस आ रही है, एक कौन सी है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, एक है पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। कंप्लीटली मतलब यहीं पर रोका, पार्शियली मतलब थोड़ा सा रोका। ऐसे ही कंप्लीटली इसमें क्या होगा, यहीं पर रोको इसे, कंप्लीटली का मतलब क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहीं पर रोको, और पार्शियली का मतलब क्या हो गया, यहाँ कहीं बीच में रोक दो, यहाँ कहीं बीच में रोक दो, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होने दो फिर रोक दो उसे, मतलब खींचोगे तभी तो रुकेगा वो, ठीक है। तो ये चीज है ना, तो हमारे पास तीन केसेस हो गए। पहला केस हो गया फ्री एक्सपेंशन यहाँ पर। अब हम चल रहे थर्मल स्ट्रेस के केसेस में। केस वन इज द फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू बताइए, अभी समझाया मैंने आपको। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा सिग्मा की वैल्यू, फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा सिग्मा की वैल्यू। अजय जी एक मिनट अभी लेता हूं डाउट, पहले इसका आंसर दो। सिग्मा की वैल्यू फ्री एक्सपेंशन में 0, सिग्मा की वैल्यू फ्री एक्सपेंशन में 0, अभी समझा था ना, अभी समझा था। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, एक हमने ये बॉडी ले ली। हाँ अब एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं थी, 3D में मैंने आपको समझाया, 3D में मैंने आपको समझाया ये चीजें LBH के हिसाब से, ठीक है। बट आपके जो एग्जाम्पल्स हैं या जो आपका सिलेबस है वो किस में चलता है, 1 डायमेंशन में। जो आपका सिलेबस चलेगा वो चलेगा 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, समझाने के बाद में कभी कभी क्वेश्चन आपके BH से भी आएंगे, बट वो 1 डायमेंशन लेके ही चलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो 1 डायमेंशन के हिसाब से आप इस फिगर को ऐसे समझोगे, क्या, एक तरफ से कर लो फिक्स इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एज्यूम्ड फिगर है, रियल में इसमें डिफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये एज्यूम्ड फिगर है, क्या कि अगर इसको आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सोचिएगा जरा पहले, अगर इसका हम एक एज्यूम्ड फिगर बनाएंगे तो एज्यूम्ड फिगर होगा ये, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ये इंक्रीमेंट। जबकि इसका रियल फिगर क्या होगा, रियल फिगर क्या होगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बॉडी का ऐसे समझ लो इसे, या सर्कुलर ले लो, रियल मुझे समझाने की जरूरत है क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है, बट एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, ये भी याद रखना, ठीक है, ये चीज होगी, ठीक। ये है बॉडी आपकी ये वाली, ठीक है। अगर आपको इसे रियल में इंक्रीज कर रहे हो डेल्टा टी टेम्परेचर, तो क्या होगा, सेल्फ वेट अभी भी मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, सेल्फ वेट अभी भी मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज ऐसे जाएगी, कैसे, ध्यान से समझना, ये चीज ऐसे जाएगी, यहां से इसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है, तो यहां से ये डायमेंशन ऐसे इंक्रीज होती हुई ऐसे इंक्रीज होती, क्योंकि ये फिक्स है तो इफेक्ट डालेगी ये, समझ रहे हो, ये चीज ऐसे इंक्रीज होता है हर तरफ से, ये चीज ऐसे इंक्रीज होता है हर तरफ से। तो अगर इसका 3D फिगर, सॉरी सामने से फिगर देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, स्टार्टिंग में ऐसा और यहां अब ऐसा, ठीक है, ये चीज ऐसे दिखेगी, मतलब इसी के ओवरलैप करा देता हूं, ओवरलैप करने पर जो फाइनल फिगर है वो ऐसा है, क्लियर, ये फिगर फाइनल ऐसा आएगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है। बट हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए ना, इसीलिए बताया, हम 1 डायमेंशन एज्यूम करते हैं तो ये वाली चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, ये वाला इंक्रीमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंक्रीमेंट दिखाते हैं, बस ये दिख रहा, समझ में आ गया, मेरे साथ चलना प्लीज, ठीक है। ये जो चीज है ये रियल है, इस रियल चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को कभी भी यहाँ इंप्लीमेंट मत करना, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से क्या करोगे, ये वाला पार्ट इतना ही रखोगे, ठीक है। तो इसे मैं पहुंचा देता हूं साइड में, ठीक, बात क्लियर। चलिए तो यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ 1 डायमेंशन में इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल, कितना था, एल था, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कितना आया, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कितना आया, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कितना आया, डेल्टा एल अपॉन एल। सिग्मा थर्मल कितना आया, सिग्मा थर्मल कितना आया, 0। जरा समझो इस चीज को, कहां से, यहां से, आपको याद होगा एक पुराना वाला, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या था, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या था, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उससे क्या आया, एक्सटर्नल फोर्स से क्या आया, एक्सटर्नल फोर्स से आया डिफॉर्मेशन, इस डिफॉर्मेशन से क्या आता था, इस डिफॉर्मेशन से आता था स्ट्रेन, है ना, जनरली लॉन्गिट्यूडनल की ही बात कर रहे हैं, है ना, इससे क्या आता था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये चीज याद है ना, पूरा चैप्टर हो गया ये चीजें पढ़ते हुए, और इसी की वजह से क्या आता था, स्ट्रेस,
अब ध्यान से समझना, ये जो चीज है ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ये कब होगा इसके ऊपर अप्लाई? अभी इस चीज को थोड़ा सा हम और साइड कर देते हैं, ठीक है। ये कब होगा इसके ऊपर अप्लाई? यहां पर क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। एक्सटर्नल फोर्स की तो बात ही नहीं हुई, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ठीक है, या और डिक्रीज, क्या आएगा? डिफॉर्मेशन। समझो जरा, क्या आएगा? डिफॉर्मेशन, या फिर क्या आएगी? स्ट्रेन। यहां तक की कहानी हो गई। इसके बाद अगर आप उसे रोक रहे हो तब बात होगी, ठीक है। अगर आप उसे रोक रहे हो तब बात होगी, नहीं तो इसका जो आगे वाला हिसाब है कि अगर आप उसे रोक रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो? एक रिएक्टिव फोर्स। समझो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, रिएक्टिव फोर्स। बेसिकली क्या है मेरा? एक्सटर्नल फोर्स। इसे मैं बोल रहा हूं रिएक्टिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। समझो इस चीज को, ये जब तक आप लगाओगे नहीं तो ये एक्सटर्नली लगेगा ना, जब तक आप नहीं लगाओगे इसका मतलब आप एक्सटर्नल लगा रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। इस रिएक्टिव फोर्स की वजह से क्या आएगा? अब इस रिएक्टिव फोर्स की वजह से आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेन को रोकने की कोशिश, प्रिवेंटिंग ऑफ स्ट्रेन। यहां से आपने क्या किया? प्रिवेंटिंग ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इसके जो सेंस से जब स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन जो रियल वाला था, या बेसिकली आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप एक न्यू स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो, प्रीवियस स्ट्रेन को प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे समझो, प्रीवियस स्ट्रेन को क्या कर रहे हो आप? प्रिवेंट कर रहे हो, जबकि और न्यू स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप एक स्टेबल कंडीशन, क्योंकि यहां पर हो चुकी है, स्टेबल कंडीशन को आप फिर से अनस्टेबल में लेके जा रहे हो, इसका मतलब न्यू स्ट्रेन डेवलप कर रहे हो, या फिर जो स्ट्रेन आ रही थी उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। दोनों सेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। वो कहां से होगा? वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये चीज है इंटरनली, जबकि ये चीज है ड्यू टू यू, ठीक है। ये किसकी वजह से है? आपकी वजह से, ड्यू टू योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जो स्ट्रेन में चेंज है या स्ट्रेन डेवलप हो रही है, वो जो चीज है वो किसकी वजह से? आपकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जबकि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहां से है? मटेरियल के अंदर इफेक्ट हुआ है, मटेरियल के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से? जब आपने उस पर ये चीजें लगा दी तब उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी उन्हीं स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। क्योंकि थर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेसिक कॉज होता है, वो होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ही चेंज ना होता तो स्ट्रेन ना आती, स्ट्रेन ना आती तो आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते तो स्ट्रेस डेवलप ना होती, ठीक है। तो ये हमारा ये सीरीज होती है। आपको समझ में आ गया? दो सीरीजेज हैं, कौन कौन सी? एक तो ये रही और एक ये रही। दोनों चीजें कंप्लीट हैं, क्लियर हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया या नहीं? ठीक है। अभी इसके बारे में मैं तब बात करूंगा जब रिएक्टिव फोर्स मतलब केस 2 एंड केस 3 की बात करूंगा। अभी जो मैंने समझाया था आपको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करके, वो सेंस से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक। आपने एक क्वेश्चन पूछा था अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्यादा होना चाहिए वाइब्रेशन प्रैक्टिकली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्यादा होना चाहिए वाइब्रेशन प्रैक्टिकली। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द सेंस, आपने क्वेश्चन यहाँ तो अराइज नहीं किया था, ये कहाँ गया वो? सॉरी, ये इसी की बात कर रही थी, एक सेकंड। आप क्या इसकी बात कर रहे थे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे कुछ, या फिर एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो? अजय जी क्या कहना चाह रहे थे आप क्वेश्चन में? एक बार जल्दी से मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं हम। मनीषा रावत, कुछ डाउट? अच्छा, क्यूब पे, ओके। क्यूब पे आपने कोई भी डाउट वगैरह तो प्लीज पूछ लिया करो, है ना। ये क्यूब पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा था? इसमें तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस बोली थी, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं समझ रहे हो?
ये रेफरेंसेस थी, रेफरेंसेस है ना, स्पेस में थे हम, खाली जगह एकदम। अच्छा ठीक 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 ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आप इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की तो बात नहीं कर रहे जो मैंने एकदम से स्किप करा दिया, ठीक है, फिर मैं पहुंच गया था डेरिवेशन पर। इसकी बात तो नहीं कर रहे हो रियल वाले की? ओके ओके सर, फिक्स सपोर्ट की वजह से स्ट्रेस होगी ना, फिक्स सपोर्ट की वजह से स्ट्रेस होगी, बिल्कुल होगी। लास्ट वाले फाइबर पर स्ट्रेस होगी फिक्स सपोर्ट की वजह से, मनीषा रावत, ठीक है, बिल्कुल होगी। जो हमने यहाँ पर अभी फिगर देखा था, अभी एक सेकंड अजीत जी, पहले इनका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये फिक्स सपोर्ट था ना, इस पर स्ट्रेस जरूर होगी, जरूर होगी, लास्ट वाले फाइबर पर स्ट्रेस जरूर होगी, बट ये लास्ट वाले फाइबर पर ही इफेक्ट होगा, आगे की तरफ नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाले फाइबर जहां पर वो प्रैक्टिकली आपने यूज कर रखा है। इसीलिए हम इसको इमेजिनरी मान के चलते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि सेल्फ वेट की वजह से रिएक्शन आएगी, सेल्फ वेट की वजह से प्रैक्टिकली रिएक्शन आएगी, और वही रिएक्शन इसके थर्मल एक्सपेंशन को रोकेगी, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकली तो होगी, बट आइडियली हम नहीं मानते, मतलब हम एज्यूम्ड में नहीं मानते, ठीक है। ठीक, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, ठीक है, मे बी अजीत जी आप शायद यही चीज पूछना चाह रहे हैं, मैं एक बार अब सबको क्लियर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन पूछे, बताइएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर आपने ये स्पेस में रखा हुआ था, ठीक है, आपने ये स्पेस में रखा हुआ था, एक न्यू स्लाइड में बात कर लेते हैं, आपने स्पेस में रखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जो क्यूब है ये स्पेस में ना रख के आप इसे रियल सरफेस पर रख दो, आप इसे एक रियल सरफेस पर रख दो, अब ये बताइए क्या इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या नहीं, क्या इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या नहीं? क्वेश्चन यही कहना चाह रहे थे आप अजीत, आप ये क्वेश्चन यही था आपका? जल्दी से एक बार बताइए, क्या क्वेश्चन यही था या कुछ और था? ठीक, हाँ जल्दी सभी आंसर दो, ये थोड़ा सा मेरे से स्किप हो गया था, मैं सीधा डेरिवेशन पे चला गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेसेस होंगी, स्ट्रेसेस होंगी इस वाले केस में या नहीं? जब आपने एक बॉडी को इस पर ऐसे रख दिया, तो अब बताइए मुझे स्ट्रेसेस होंगी या नहीं इसमें? थर्मल स्ट्रेसेस, हीट कर रहे हो, थर्मल स्ट्रेसेस होंगी या नहीं? होंगी। कब होंगी? कब होंगी ये और याद रखना। अगर मैं इसको एग्जैक्टली रियल मान के चला, मतलब सेल्फ वेट अगर कंसीडर कर रहा हूं, ओनली तब सेल्फ वेट कंसीडर कर रहा हूं, ओनली तब ही, देन ओनली it will create the thermal stress, then only it will create the thermal stress। अगर मैं इसे अभी भी एज्यूम कर रहा हूं सेल्फ वेट लेस, अब इसमें इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी थर्मल स्ट्रेसेस, ये जो ऐसे रखा हुआ है, इस कंडीशन में भी थर्मल स्ट्रेसेस क्या होंगी? जीरो। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे जीरो हो जाएंगी? जब आपने इस चीज को यहां माना तो आपने क्या किया, इस चीज को इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ये चीज क्या हो गई? इंक्रीज अपनी डायमेंशन में, डायमेंशन में इंक्रीज हो गई ऐसे, ठीक है, डायमेंशन में इंक्रीज हो रही है, और साइडों से तो डायमेंशन इसकी, ठीक है, फ्री एक्सपेंड हो रही है, यहां से फ्री नहीं हो रही, यहां से रुक गई थी। तो आप ये सोच रहे हो कि यहां से रुक गई थी, इस वजह से ये चीज हमारी थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, नहीं, ये किसकी वजह से यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि यहाँ पर एक वेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वेट लग रहा है, इस वजह से थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस फाइबर पर लग रहा है, इस फाइबर पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ से, इस वजह से थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि इसके फ्री एक्सपेंशन को ये वेट रोक रहा है। वेट इज द एक्सटर्नल एजेंसी फॉर दैट मॉलिक्यूल्स, फॉर दैट मॉलिक्यूल्स, जो ऊपर का वेट है वो एक्सटर्नल एजेंसी की तरह काम कर रहा है, इस वजह से इसमें स्ट्रेस है। अगर मैं सेल्फ वेट लेस मान लूं तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है बस। इसका मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाली सरफेस से रोक देगी, नीचे वाली सरफेस क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस। एक डायरेक्शन से रोकना मतलब नहीं होता है, एक डायरेक्शन से रोकने मतलब नहीं होता है कि वो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दे। मैंने आपसे हमेशा बोला है, एक डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो क्या वो चीज यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगी? नहीं। जबकि इसमें तो एक डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं है भाई, क्योंकि रिएक्शन कब आता है? रिएक्शन कब आता है? जब एक्शन हो। यहाँ एक्शन ही हमने क्या मान रखा है? जीरो। यहाँ एक्शन ही हमने क्या मान रखा है? जीरो। तो रिएक्शन तो जीरो है ही, इसका मतलब ये चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीली एक्सपेंड होगी, जबकि रेफरेंस हमारे लिए ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें अगर मैं इसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दूं तब इसमें स्ट्रेस होगी क्या? अब आंसर दो। अगर मैं इसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दूं, अब इसमें बताइए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल केस है, बस सेल्फ वेट को साइड कर दिया, प्रैक्टिकल केस है,
सेल्फ वेट को साइड कर दिया, सोम में सेल्फ वेट को साइड कर ही देते हैं, सेल्फ वेट को साइड कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, अब बताइए इसमें स्ट्रेस होंगी या नहीं? स्ट्रेस अभी भी इसमें 0 होंगी हमेशा। गलती मत करना, कुछ स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि सर ये कॉन्टेक्ट में आ गया इस वजह से यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। अरे भाई एक्सपेंशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्या है सेल्फ वेट थोड़ी लग रहा है जो एक्सपेंशन को रोक रहा है? एक्सपेंशन तो अभी भी हो रहा है ना। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो जो दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि आपके माइंड के हिसाब से ना चल रहा हो, एक्चुअल में क्या है सेल्फ वेट की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर? अजीत क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। ओके गुड। चलिए, तो यहाँ पर ये भी अच्छा हुआ कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैं फिर डेरिवेशन पर चला गया था। ठीक है, चलिए हम यहाँ बात कर रहे थे, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया था, ये जो मैंने आपसे कंडीशन की बात की। ठीक है, ये वाली प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस। ठीक, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स समझ में आ गया, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज समझ में आ गया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। तो केस 1 में क्या है? केस 1 में सिग्मा थर्मल क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। थर्मल स्ट्रेसेस में 0 क्यों हो गया? केस 1 में 0 क्यों हुआ? कहां से साइकिल चलाओगे? यहां से। केस 1 में क्या हुआ? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज होने दो, डिफॉर्मेशन आया आने दो, स्ट्रेन आई आने दो, रिएक्टिव फोर्स लगाया क्या? रिएक्टिव फोर्स आपने लगाया क्या इस पर? नहीं। और अगर रिएक्टिव फोर्स आप नहीं लगा रहे हो तो साइकिल कहां ब्रेक हो गई? यहां पर। अगर साइकिल यही ब्रेक हो गई है तो स्ट्रेस आएगी क्या? नहीं। इस वजह से सिग्मा क्या है? 0। ठीक है, क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 इज द कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड फिगर देख लेते हैं, वही 2D वाला, सॉरी 1 डायमेंशन के हिसाब से फिगर चेंज। ठीक है, यहां पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये यहां तक बढ़ा मान लो। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा टी आपने बढ़ाया। ठीक है, तो डेल्टा एल ये यहां पर ऐसे आया, ये एल था इसका ओरिजिनल। ठीक, अब क्या हो रहा है? यहां आप कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। पहले ये बताइए जो डेल्टा एल आया उसकी वैल्यू क्या होती? यहां डेल्टा एल की वैल्यू लिखी थी? नहीं लिखी थी। डेल्टा एल क्या था? एल अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं? डेल्टा एल क्या था मेरा? एल अल्फा डेल्टा टी। यहां बताइए डेल्टा एल कितना होगा? फिर से वही एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए या नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर स्ट्रेस अभी क्या होती? 0। बट आपने क्या किया? आपने इसे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब आपने इसे यहां पर अपना हाथ रख दिया, ऐसे सोचो। ठीक है, एक पेन था, इसको आप गन कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने हाथ यहीं पर रखा एकदम इसके ओरिजिनल डायमेंशन पर। अब ये इंक्रीज होना चाह रहा है, जरा समझिएगा, ये इंक्रीज होना चाह रहा है। तो ये इंक्रीज मान लीजिए मैं 30 से 80 तक लेके जा रहा हूं टेम्परेचर को, तो 30 से 31 पर पहले पहुंचेगा, सीधा 80 पर पहुंच जाएगा? नहीं ना, पहले 31 पर पहुंचेगा। तो यहां पर जो हमारे पास स्ट्रेस आती है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, हाथ से सोचो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो 30 से पहले 31 जाएगा, आप क्या करोगे? फोर्स थोड़ा सा बढ़ाओगे। सेंस को समझना मेरी। अगर आप टेम्परेचर को 30 से 80 तक लेके जा रहे हो तो 30 से पहले 31 लेके जाओगे, फिर 31 से 32 लेके जाओगे, तो आपका जो हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स है इसकी डायमेंशन को यहीं रखने का, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ये जो सेंस है ये हमेशा किसका होता है? ग्रेजुअली इंक्रीमेंट का। कभी भी आप टेम्परेचर को ऐसे ही एकदम से थोड़ी बढ़ा दोगे, तो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता है। हम थ्योरी के हिसाब से ग्रेजुअली इंक्रीमेंट मान के चलते हैं हर एक पॉइंट। अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसे यहीं पर रोके हुए हूं, दो सेंस है, दो सेंस क्या? एक है अजम्पशन और एक है रियल। रियल में बताइए इसमें स्ट्रेन आएगी या नहीं? रियल में बताइए इसमें स्ट्रेन आएगी या नहीं? रियल में सोचिएगा जरा, आपने फोर्स लगाया, सॉरी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 30 डिग्री था, आपने कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हाथ यहां रख दिया, 30 डिग्री से 80 डिग्री तक पहुंचा दिया। एक दूसरे फ्रेंड से बोला कि भाई टेम्परेचर बढ़ाता रहना, 80 डिग्री तक पहुंचा दिया, आपने हाथ यहीं रखा, स्ट्रेन आई या नहीं? इसमें आंसर दो। स्ट्रेन आई या नहीं? इसमें आंसर दो। नहीं, दैट इज द रियल सेंस। दैट इज द रियल सेंस कि आपने स्ट्रेन नहीं देखी अपनी नॉर्मल आइज से। अपनी नॉर्मल आइज से आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेन नहीं आ रही है। बट एक्चुअल में जब ये 30 से 31 जा रहा था, समझो जरा, जब ये 30 से 31 जा रहा था, 80 तो भी बहुत दूर है, 30 से 31 जा रहा था, तो क्या उस टाइम पर इसमें फोर्स आपने बढ़ाया नहीं था? इसका मतलब इसमें स्ट्रेन आई थी, उसी स्ट्रेन को रोकने के लिए आपने फोर्स लगाया था। जब आपने फोर्स लगाया तो आपने क्या किया? आपने उस स्ट्रेन को रोकने के लिए तो फोर्स लगाया, बट वो स्ट्रेन क्या है? ऐसे ही 30 से 31 आपको इसलिए एज्यूम हो रहा है कि 30 से 80 में मैंने 1 डिग्री का चेंज किया, बट क्या ये 1 डिग्री का चेंज ही होगा स्टार्टिंग में? पहले तो क्या जाएगा? 30 से 30.1 जाएगा ना, पहले 30 से 30.1 जाएगा, फिर 30.1 से 30 जाएगा। तो जो 30 से 30.1 गया उसमें भी तो स्ट्रेन आई थी ना।
वो हमें नहीं दिखेगी बट आपके फोर्स को दिखेगी। आपके फोर्स को एहसास होगा उस स्ट्रेन का, आप उसी स्ट्रेन को रोकने के लिए आप फोर्स बढ़ा रहे हो। सोचो जरा 30 से 30.1 भी तो टेम्परेचर गया होगा, स्ट्रेन आई होगी, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी से, उसको आपने रोका है फोर्स बढ़ा के। पहले 0 था, 0 से फोर्स बढ़ाया आपने, तभी 30 से 30.1 वाली स्ट्रेन रोकी, फिर 30.1 से 30.2 वाली स्ट्रेन रोकी, ऐसे ही 30 से 31 की नेट स्ट्रेन रोकी, फिर 31 से 32 की नेट स्ट्रेन रोकी, ऐसे ही फाइनली 80 तक की नेट स्ट्रेन रोक रहे हो आप फोर्स बढ़ा के। फोर्स को अगर सेम रखोगे तो स्ट्रेन नहीं रुकेगी, चली जाएगी। समझ रहे हो? टेम्परेचर अगर उतना ही रखा, फोर्स कह रहे हो कि सर मैं फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो अब स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल रेस्ट्रिक्शन। आगे हम बात करेंगे उन चीजों की। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, रियल में वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है, रियल में वाई डायरेक्शन में होगी, बट हम अपने अजम्पशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, मीनाक्षी जी 100% रियल में वाई डायरेक्शन में होगी, जब तक आप रियल में वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाते एक्सटर्नल। जब तक कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसमें रियल में वाई डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, तो हम सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस को भूल जाते हैं अभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की बात रखते हैं, यही हमारे अजम्पशन होते हैं। सो हमको थोड़ा इजी बनाने की और आपके सिलेबस में भी यही ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन आएगा जो वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस से भी होगा, मैंने आपके असाइनमेंट नंबर 12 में वो क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में वहां से भी लेके चलूंगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में वहां से भी लेके चलूंगा, अभी भी एक एग्जाम्पल ऐसे ही लेके चलूंगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो। ठीक, चलो, बट जो डेरिवेशन है वो एक डायरेक्शन से होता है। ठीक है, तो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर साइन समझ में आ रहा है कि स्ट्रेन एक्चुअल में नहीं है, स्ट्रेन रियल में आपको देखने को नहीं मिल रही, बट एक्चुअल में तो थी, मतलब एक स्ट्रेन थी तभी तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। समझो इस चीज को, स्ट्रेन थी तभी तो आपने रिएक्टिव फोर्स लगाया। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, स्ट्रेन पहले होगी फिर रिएक्टिव फोर्स होगा, है ना। स्ट्रेन पहले होगी, टेम्परेचर चेंज होने पर डिफॉर्मेशन आएगा, स्ट्रेन आएगी, उस स्ट्रेन को आपने रिएक्टिव फोर्स से रोका। ठीक है, ऐसे मत समझना कि सर स्ट्रेन तो आई ही नहीं थी, स्ट्रेन यहाँ पर 0 लिखोगे भी, स्ट्रेन 0 क्योंकि कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ स्ट्रेन 0 ही लिखोगे, डिफॉर्मेशन 0 ही लिखोगे। बट ये जो डिफॉर्मेशन 0 है, इसके पीछे की कहानी याद रखना हमेशा, पीछे की कहानी हमेशा याद रखना इसकी। ठीक है, जो मैंने बोली है, स्टूडेंट्स को ये कहानी नहीं पता होती है, जो मैंने यहाँ से सेंस समझाया था। ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखना, अगर इंटरव्यू में कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप इजीली बताओगे और 100% गेट सिलेक्टेड हो जाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि डेल्टा इक्वल टू 0 दिख रहा है, बट एक्चुअल में डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन के थ्रू ही रिएक्टिव फोर्स आएगी, रिएक्टिव फोर्स अपने आप से नहीं आ जाएगी। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक स्ट्रेन नहीं होगी, तब तक आप फोर्स क्यों बढ़ाओगे? पागल हो रखे हो? नहीं ना, तो स्ट्रेन क्यों बढ़ाओगे? स्ट्रेन तभी तो बढ़ाओगे ना जब आपकी, सॉरी, फोर्स तभी तो बढ़ाओगे जब आपकी स्ट्रेन बढ़ रही होगी। ठीक है, बात ठीक है। अब चलते हैं अपने अजम्पशन पर। अजम्पशन क्या हो गया? अजम्पशन क्या हो गया? अजम्पशन हो गया हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है कि अगर ये कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड ना होता, अगर ये यहाँ पर फोर्स हम ना लगाते, तो ये कितना जाता? दिस इज द डेल्टा एल, ये डेल्टा एल फ्रीली एक्सपेंड होता, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्री एक्सपेंशन। दिस इज द फ्री एक्सपेंशन, ये मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन फ्री, या फिर डेल्टा फ्री, ऐसे बोल सकता हूँ। इसे मैं बोल सकता हूँ डेल्टा फ्री, जिसको मैंने डेल्टा एल भी बोला हुआ है। दिस इज डेल्टा फ्री। ठीक, ये जो डेल्टा फ्री है, इसी को तो आप यहां पर रेस्ट्रिक्ट करके यहां तक लेके आ रहे हो। सोचना, इसी को आप रेस्ट्रिक्ट करके यहां से यहां तक लेके आ रहे हो। समझिएगा, ये दिस इज द अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? मैंने यहां पर एक आर लगाया, जिसे मैंने आर रिएक्टिव फोर्स बोला। ये आर बोल रहा हूं, पी नहीं बोल रहा। दिस इज द रिएक्टिव फोर्स। आप जितना स्ट्रेन बढ़ाते हो उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहते हो। तो आपने कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया? आपने मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया? इतना। ये है आर मेरा रिएक्टिव फोर्स। ठीक है, इस रिएक्टिव फोर्स से आप क्या कर रहे हो? इस बॉडी को यहां से यहां तक लेके आ रहे हो। यही तो मेरा अजम्पशन है कि इस रिएक्टिव फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से आप इस बॉडी को यहां से यहां लेके आए, इस बॉडी को आप यहां से यहां लेके आए। ठीक है, इस बॉडी को आपने यहां से यहां लेके आए, तो यहां से यहां लेके आने में आपने कितना उसको रेस्ट्रिक्ट किया? दैट इज द डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड। दैट इज द डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड। डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड कितना है? डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड है इतना। दैट इज द डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड, आपने रेस्ट्रिक्ट कितना किया? डेल्टा यहां से यहां तक का। समझ रहे हो? आपके पास डेल्टा फ्री कितना? यहां से यहां तक। आपने रेस्ट्रिक्ट कितना किया? यहां से यहां तक, तभी तो उसे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट बोलोगे, है ना। यहां से यहां तक अगर टोटल रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन कम किया तो उसे बोलेंगे पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। केस थर्ड। केस 2 में क्या है? कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। तो अब ये बताइए अजम्पशन के हिसाब से डेल फ्री शुड बी इक्वल टू डेल रेस्ट्रिक्टेड होगा या नहीं?
डेल फ्री शुड बी इक्वल टू डेल रेस्ट्रिक्टेड होगा इस केस में। कौन से वाले केस में? कौन से वाले केस में? कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड में। तो यहां से इसको सोल्व कर लें, यहां से सोल्व कर लेते हैं। सोल्व में क्या हो जाएगा? डेल्टा फ्री की वैल्यू कितनी है? अभी आपने देखी थी डेल्टा फ्री क्या था? एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू डेल रेस्ट्रिक्टेड किसकी वजह से आया? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल रिएक्टिव फोर्स। रिएक्शन नहीं बोलता मैं इसे, रिएक्टिव बोलता हूँ, रिएक्टिव फोर्स। दिस इज द एक्सटर्नल रिएक्टिव फोर्स। क्या हो जाएगा? पी एल अपॉन ए, आर एल अपॉन ए, है कि नहीं? आर एल अपॉन ए वाला सेंस आ रहा है ना, फोर्स लग रहा है। टेम्परेचर वाली चीजों को भूल जाओ, फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर एल अपॉन ए ई। इसे हम आर थर्मल भी बोल देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से आपने खुद से लगाया। टेम्परेचर बढ़ा तो स्ट्रेन बढ़ी, तो आपने लगाया ये, इसका मतलब इसे आर थर्मल भी बोल सकते हैं। आर थर्मल एल अपॉन ए। अब जरा एक बार एक आंसर दीजिएगा, ये एल मैंने एल ही क्यों लिया? एल प्लस डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? ये मैंने एल एल प्लस डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओरिजिनल लेंथ फिर इसके लिए ये हो गई ना, तो एल प्लस डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? यहाँ पर एल ही क्यों लिया? आंसर दे पाएगा कोई? एल प्लस डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? एल क्यों लिया? आंसर कोई दे पाएगा इसका? रेस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड तो है ही, रेस्ट्रिक्टेड तो है ही। तो मैंने रेस्ट्रिक्टेड के हिसाब से तो आर थर्मल एल अपॉन ए लिया है ना, मतलब ये टोटल बॉडी भाई यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ पर मैं आर लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो एल प्लस डेल्टा एल है ना। आर जब लगा रहा हूँ तो एल प्लस डेल्टा एल, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ तो आर इंटू एल प्लस डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ लेते हैं ना, डिवाइडेड बाई ए। ओरिजिनल लेंथ तो एल प्लस डेल्टा एल हो रही है ना। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड सेंस ये बोलना चाह रहे हो, शायद मैं, हो सकता है कि मैं आपकी वर्डिंग ना समझ पा रहा हूँ। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में एल कभी डेल्टा एल की तरफ गया ही नहीं है। अगर आप यही कहना चाह रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 शुभम, बिल्कुल एल पर ही हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये कभी भी एल प्लस डेल्टा एल पर गया ही नहीं है। इसी वजह से हम क्या लेके चल रहे हैं? एल, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि एल प्लस डेल्टा एल सर पहले क्यों नहीं लिया पूरा, तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल में कभी भी एल प्लस डेल्टा एल जा ही नहीं रहा, वो हमेशा एल ही है। हमेशा आर कहाँ लग रहा है? एल प्लस समथिंग डेल्टा, उसको फिर से रोक दिया, फिर समथिंग डेल्टा, उसको फिर से रोक दिया, ग्रेजुअली आर बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए हमेशा एल ही है उसकी ओरिजिनल लेंथ। एल प्लस डेल्टा एल तो कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो आर थर्मल एल अपॉन ए, तो यहां से आर थर्मल एल को, सॉरी आर थर्मल अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा थर्मल। इसकी वजह से कौन सी वाली स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है? इस रिएक्टिव फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स प्रिवेंट कर रहे हैं स्ट्रेसेस को, या फिर न्यू स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। दोनों चीजें सेंस समझ में आ रहे हैं? न्यू स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं या फिर स्ट्रेन को प्रिवेंट कर रहे हैं, दोनों चीजें क्लियर हो रही है। अगर वो चीज हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा। अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रेजिस्टेंस करेंगे, कि भाई हमें डिक्रीज नहीं होना, हमें तो इस पोजीशन पर रहना है। तो वही जो सेंस है वही हमारे स्ट्रेस का सेंस देगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस आएगी आर थर्मल अपॉन ए, तो एल अल्फा डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू सिग्मा थर्मल एल अपॉन ई। तो यहाँ से क्या हो गया? सिग्मा थर्मल एल अपॉन ई, एल तो एल है, सेम हो गया, एल एल से एल कैंसिल हो गया, तो सिग्मा थर्मल आ गया हमारा ई अल्फा डेल्टा टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रखिएगा। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड में सिग्मा थर्मल जो होता है वो किसी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। ये सारी की सारी क्या है? प्रॉपर्टी है। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी क्या है जो आप बढ़ा रहे हो, नहीं तो सब ये प्रॉपर्टी है, डायमेंशन नहीं है। सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है। बड़ा एरिया है तो उसके हिसाब से कम स्ट्रेस हो जाती है, यहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सिग्मा थर्मल, ठीक है। ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कभी कभी मैं छोटी छोटी चीजें बोल देता हूँ, उनको अपने नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है, जैसे अभी बोला मैंने, ठीक है। हर चीज में नहीं लिखवा रहा, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। आपको खुद से ही छोटी छोटी चीजें लिख लेनी है, रिवाइज करते हुए चीजों को सोचना, ठीक है। जो जो चीजें मैं बताता हूँ, और उनको छोटे छोटे नोट में, की पॉइंट में लिखते रहना, ठीक है। तो सिग्मा थर्मल इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड के लिए, ठीक है। यहां तक बताइए, कहानी समझ में आ गई? अब मुझे बताइए इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा स्ट्रेस का? ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है? इस फिगर के हिसाब से ये स्ट्रेस कैसी है? कंप्रेसिव है, टेंसाइल है? कैसे चेक करते हो? कैसे चेक करते हो? गलती मत करना, पॉइंट ले लो। पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 2D में दिखा दूं, ये पॉइंट ले लिया। जब आर ऐसे लगा रहे हो तो कैसी स्ट्रेस आएगी? ऐसी वाली। तो क्या हो जाएगी ये? सिग्मा थर्मल। कैसी हो गई ये? कंप्रेसिव, ठीक है। ये कैसी हो गई? कंप्रेसिव। हमेशा बॉडी में एक पॉइंट लिया करो, फोर्सेस सोचा करो किधर से किधर लग रहे हैं। जब ये आर लगा होगा तो रिएक्शन आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी।
जब R लगा होगा तो रिएक्शन आ गई होगी, रिएक्शन की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, R की, इस वाले R की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे, तो सिग्मा थर्मल क्या हो गया, कंप्रेसिव, इस फिगर के लिए। बात क्लियर, बहुत बढ़िया, कंप्रेसिव, वेरी गुड, ठीक। तो यहां तक सेंस समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इज द केस थर्ड, दैट इज द पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड, क्लियर। चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, वही पुराना फिगर लेके चलो, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये डेल्टा टी बढ़ाने पर इतना होता नहीं है, इतना नहीं होता, बहुत ही कम वैल्यू होती है, बता दूंगा कितनी वैल्यू होती है। डेल्टा टी हमने बढ़ाया, ठीक है, इतना ये चेंज हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा फ्री, ऐसे डेल्टा फ्री बोलेंगे। इस डेल्टा फ्री की वैल्यू क्या होगी, अब बार बार उन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो अंडरस्टूड है। डेल्टा फ्री की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। अब आगे मुझे ये बताइएगा, जो यहां पर हमने पार्शियली रेस्ट्रिक्ट किया, तो पार्शियली रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीटली नहीं, यहां तक नहीं, हमने कहीं बीच में कर दिया। तो बीच में अगर हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहां तक कर दिया रेस्ट्रिक्ट, है ना, ये बिल्कुल आधे में नहीं है, कहीं पर भी है, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्ट किया है, आपने क्या किया होगा, आर लगाया होगा, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ, आर लगाया होगा, इसे आर थर्मल बोलेंगे, आर लगाया होगा, उस आर की वजह से आप कहां तक लेके आए, यहां तक, बस उस आर की वजह से आप कितना स्ट्रेन रोक रहे हैं, इतना, मतलब आर को आपने ऐसे लेके आए, जबकि रियल में ऐसा नहीं लेके आएंगे। रियल में क्या होगा, ये है, समझिएगा, ये है और ये है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये यहां से यहां तक पहुंच जाता है, मतलब लेंथ में ये यहां तक पहुंच जाता है ना। आपने उसके बीच में यहां कहीं हाथ रखा, अब ये यहां से यहां तक तो एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, ऐसे मूव नहीं किया, एक्सपेंड हो गया, है ना, एक्सपेंड हो गया। अब ये एक्सपेंड और होना चाह रहा था, ये एक्सपेंड और होना चाह रहा था, बट आपने यहीं पर रोक रखा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपने इसे फिक्स कर रखा है, ये पॉइंट, ठीक है। तो इस आर थर्मल ने कितना रेस्ट्रिक्शन किया, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो आर थर्मल की वजह से कितना रेस्ट्रिक्शन आया, ये, इसे हम बोलेंगे डेल रेस्ट्रिक्टेड। तो फिर ये क्या बचा, जो यहां दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, इसे हम बोलते हैं गैप, ये है हमारा गैप। जो डेल रेस्ट्रिक्टेड आपने लगाया, आपने फिक्स सपोर्ट लगाया हुआ है, वो इस डेल्टा टी के बेसिस पर, गलती मत करना, बेसिक यहीं से था। अगर डेल्टा टी आप कम रखोगे तो हो सकता है वो गैप से पहले पहले कंप्लीटली कवर कर ले अपने आप को। अगर डेल्टा टी आपका, मान लेते हैं, एक फिगर और सोचो अपने माइंड में, ये डेल्टा टी अगर मैं 30 से लेके 50 तक लेके गया, तो वो यहाँ पर 2 mm इंक्रीज होता है। आपने लगा रखा है यहाँ पर, ये कितनी दूरी पर है, ये है 5 mm पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, यहां से समझते हुए चलो, क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, अगर ये 30 से 50 लेके जाते हो 2 mm इंक्रीज होता है, क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, नहीं। दिस इज द फ्री एक्सपेंशन केस, ठीक है। अगर पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब समझना है, तो ये चीज होती है ऐसी, कि ये अगर मैं आपसे कहता हूं 30 से, ये बॉडी अगर 30 से लेके जा रहा हूं मैं 80, तो इस 80 पर ये बॉडी इसको टच कर जाती है। अब बताइए मुझे, ये बॉडी इसको टच कर जाती है, अब बताइए मुझे इसमें सिग्मा प्रोड्यूस होगी या नहीं। ये बॉडी 30 से जब 80 जाता है, 50 पर जाता है 2 mm, 80 जाता है तो ये 5 mm कर लेता है गैप, 5 mm ये एक्सपेंड हो जाता है। गैप कितना था, गैप भी था आपके पास 5 mm का, गैप भी कितना था 5 mm का, 5 mm ही ये एक्सपेंड हुआ। जब ये 30 से 80 गया तो 5 mm ही एक्सपेंड हुआ। सिग्मा कितना 0 या कुछ और, 0, वेरी गुड। सिग्मा क्या हो गया, 0, क्योंकि अगर ये सिर्फ टच कर रहा है तो अभी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई, अगर ये सिर्फ टच कर रहा है तो रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई। कहां रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी, इस वाले केस में। अगर मैं आपसे कहता हूं वही पुराना फिगर, इस फिगर में क्या कर रहा हूं मैं, 30 से लेके पहुंचा रहा हूं 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर। तो अब गैप तो हमारे पास था कितना, 5 mm, तो ये हो गया 5 mm। तो 5 mm तो इसने कवर कर लिया, क्योंकि 30 से 80 तक पहुंचा था, तो कवर तो कर चुका है वो 5 mm का, बट अभी भी 100 डिग्री है, मतलब अभी भी 20 डिग्री से और ज्यादा इंक्रीज होना है। तो इसका मतलब वो अभी फ्री एक्सपेंशन अगर होता तो वो कहां तक पहुंच जाता, यहां तक। तो 5 mm तो वो कर ही लिया उसने 80 तक, 5 mm कर लिया उसने 80 तक, उसके बाद आगे का गैप मान लीजिए 3 mm और एक्सपेंड हो गया है 100 तक। समझो इस चीज को, 3 mm और एक्सपेंड हो गया ये 100 तक। तो 80 तक हो रहा था ये 5 mm, 100 तक हो गया ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया कितना, 3 mm और, मतलब टोटल mm हो गए उसके, 8 mm। कहां से, 30 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने में। तो 8 mm में 5 mm तो उसने फ्रीली एक्सपेंड किया, 5 mm उसने कैसा किया, फ्रीली एक्सपेंड, ठीक है। कौन से को रेस्ट्रिक्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ कौन से को रेस्ट्रिक्ट किया गया, इतने पार्ट को।
कौन से को रेस्ट्रिक्ट किया गया, इतने पार्ट को, तो इसी को तो हम बोलेंगे डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड। तो स्ट्रेस किसकी वजह से आएगी, इस 3 mm की वजह से या इस 8 mm की वजह से, बताइए आंसर। इस 3 mm की वजह से, 8 mm की वजह से स्ट्रेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस आएगी सिर्फ 3 mm की वजह से। वो टेम्परेचर कहां से कहां तक होगा, अगर 3 mm की वजह से आएगी, कि 2 तरीके से आंसर होते हैं इसके, 2 तरीके से आंसर होते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 तरीके से कैसे, अगर आप 3 mm में ये पता है आपको ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अगर मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ की बात करूं तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओरिजिनल लेंथ क्या होगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके आगे का जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सिग्मा थर्मल इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। वो डेल्टा टी कितना लिखोगे यहाँ पर, 100 माइनस 80, है कि नहीं। यहां से सिग्मा थर्मल सीधा निकाल सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें पता है, सारी चीजें इसका सेंस इन द सेंस 30, 80 एंड 100 ये सब पता है तो आप 100 माइनस 80 कर दोगे। बट अगर आपको टेम्परेचर ये पता है कौन कौन सा, T1 एंड T3, T2 पता ही नहीं है, T2 पता ही नहीं है, आपको पता है T1 एंड T3। अब बताओ आप कैसे आंसर निकालोगे, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा थर्मल इक्वल टू ई अल्फा T3 माइनस T1, मतलब आपको अगर ये टेम्परेचर पता है, मान लीजिए T1 को आपने मान लिया वही 30 और T3 को मान लीजिए 100, तो क्या आप इसकी डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा थर्मल जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो 100 माइनस 30 है ना, वो 80 माइनस 30, अगर फिगर में आपको 80 और 100 का कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। आपको ये जो पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है उसके लिए अब क्या लिखना होगा, ये है डेल फ्री। डेल फ्री क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कितना है, ये डेल्टा टी है T3 माइनस T1, ये डेल्टा टी है T3 माइनस T1, और यहाँ डेल्टा टी कहां से आया था, इस वाले 100 माइनस 80 से, T3 माइनस T2 से, ये आया था T3 माइनस T2 से, जबकि ये वाली चीज आ रही है T3 माइनस T1 से। डेल फ्री हो गया T3 माइनस T1। आपको T2 नहीं पता, आपको T2 नहीं पता है, क्वेश्चन में आपको T2 नहीं पता होता है। अगर पता होता है तो आप सीधा ये वाला तरीका लगा सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो T3 और T1 वाला सेंस कैसे लेके चलोगे, वो हो गया फ्री एक्सपेंशन। ये सीधा मैथ्स लिखो, मैथ्स क्या हो गया, डेल फ्री इक्वल टू गैप प्लस, गैप दिया होगा T1 और T3 देंगे तो गैप देंगे, डेल फ्री इक्वल टू गैप प्लस डेल रेस्ट्रिक्टेड, T1 गैप प्लस डेल रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। गैप को हम लैम्डा ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डेल फ्री की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल रेस्ट्रिक्टेड कितना हो गया, आर थर्मल एल अपॉन ए, आर थर्मल एल अपॉन ए, ठीक है। यहां ध्यान से समझना, ये आर थर्मल एल प्लस ये क्यों नहीं लिया, यहां से यहां तक का आर थर्मल एल डेल्टा एल प्लस गैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि गैप तो हमें दिख रहा है, तो गैप क्यों नहीं लिया, गैप क्यों नहीं लिया, आंसर दो। आर थर्मल एल अपॉन ए क्यों ही लिया है हमने, एल प्लस ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, गैप क्यों नहीं लिया, एल प्लस गैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि एल प्लस गैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि समझो इस चीज को, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो आपके पास गैप वाला पार्ट है, वो गैप वाला पार्ट यहाँ पर T1 से शुरू हुआ है, तो T1 से T3 वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हम T1 से T3 की बात कर रहे हैं, ना कि T1 से T2 से T3 की। हम T2 से T3 की बात नहीं कर रहे, अगर T2 से T3 की बात करते तब हम गैप को कंसीडर करते, है ना, तब हम लेंथ को टोटल ये वाले मानेंगे, तब ओरिजिनल लेंथ क्या होगी मेरी, ये यहां से यहां तक, अगर T2 से T3 की कंसीडरेशन करेंगे तो, ठीक है। अगर हम T1 से T3 की कंसीडरेशन कर रहे हैं तो ओरिजिनल लेंथ अभी भी क्या होगी मेरी L, ओरिजिनल लेंथ अभी भी क्या होगी मेरी L, क्योंकि T1 से T3 कंसीडरेशन कर रहे हैं, यहां लैम्डा हम ले चुके हैं, तो ये वाली चीज में क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। बात क्लियर है, तो ये सेंस हमारा इस तरह से आता है, आर थर्मल एल अपॉन ए, ठीक है। ये है T1 से T3 जाना, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड केस, T1 से T3 ना कि T2 से T3, दैट इज द T1 और T3 इनिशियल फाइनल, ठीक है। बट फाइनल ये यहां नहीं होगा, ये यहां पर रुक जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया या नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं बताइए, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। जल्दबाजी हो गई, दूसरी बार समझाना है तो बता दो, कहाँ गए सभी, क्लियर हो गया या नहीं सर? हाँ बताइए भरत। सर डेल्टा रिस्ट्रिक्टेड में सर लेंथ तो पूरी लेंगे ना सर, लैम्डा प्लस एल इज इक्वल टू लेंथ, लैम्डा प्लस, यही मैं समझा रहा था अभी आपको, यही मैंने समझाया कि आप लैम्डा प्लस एल जो सेंस लेके चल रहे हो वो आपने यहाँ के हिसाब से समझा कि आर थर्मल यहाँ से यहाँ तक जो लेके आ रहा है, बात ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है, बात ठीक है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास आर थर्मल एल अपॉन ए में
एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक के हिसाब से हम लेंगे उसे, है ना। बट एक चीज तो सोचो आप, ये यहाँ से यहाँ तक तब की बात होती है जब हमने टेम्परेचर को, यहां से समझो, जब टेम्परेचर को हमने जब टेम्परेचर को हमने T2 से T3 तक लेके चले होंगे, जब हम टेम्परेचर को T2 से T3 लेके चले होंगे, जबकि टेम्परेचर की जो रेंज है वो हमारी कहां से कहां तक है, T1 से T3, T1 से T3। ठीक है, समझो इस चीज को, यहाँ T1 से T3 की एनालिसिस हो रही है, तो ओरिजिनल लेंथ हमारी कहां से है, यहाँ से। वो जो चीज हमारी आई थी, समझो इस चीज को, यहाँ पर ये वाली चीज यहां से आपको मैंने समझाया था ना, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, है ना। जब इसको टच किया तब टेम्परेचर कितना, जब इसको टच किया तब टेम्परेचर कितना, सोचो जरा भरत ठाकुर, इस चीज को ध्यान से समझो, अगर किसी और को भी डाउट है। इस पॉइंट को टच कर रहा है तो टेम्परेचर है T1, है ना। यहां पर इस पॉइंट को टच कर रहा है तो टेम्परेचर कितना है, इस पॉइंट को टच कर रहा है तो टेम्परेचर है T2, जबकि एनालिसिस किसके बेसिस पर हो रही है, T1 से T3। ठीक है, तो आपको या तो T2 पता होना चाहिए था, और अगर T3 पता है तो आपने अभी ओरिजिनल लेंथ क्या ली है, L। ठीक है, ये सेंस होता है यहाँ पर। क्लियर, सही है, समझ में आया। टेम्परेचर को हम कहीं साइड नहीं करेंगे, जब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो टेम्परेचर को साइड नहीं करेंगे, कि यहाँ से ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, जब आप यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ इतनी लेके चलना चाह रहे हो तो T2 से T3 लिखोगे यहाँ पर, ना कि T1 से T3, ये फिर T2 से T3 वाला पार्ट है, क्योंकि यहां से यहां तक में एक लैम्डा थी जो इसने कवर की, और एक ये वाला है जो इसने कवर की, T1 से T3 वाले ने। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक, सभी को सभी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब एक काम करो छोटा सा, क्या आपके पास टाइम अभी नहीं होगा मे बी, है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:03। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, और अगर टाइम है तो इस चीज को कर लेते हैं, बताओ। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड समझ में आ गया है ना, पार्शियली कंप्लीटली समझ में आ गया है। ठीक, ठीक है, चलिए फिर आज इसे नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि कल हमारा थर्मल स्ट्रेसेस कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। आज हमने कॉन्सेप्ट समझा, कल हमारा थर्मल स्ट्रेसेस, न्यूमेरिकल्स वगैरह, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। असाइनमेंट 12 मैं आपको बोल दूंगा करने के लिए, जो जो क्वेश्चंस हमारे लिए करने के लिए होंगे आपसे बता दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट 12 तक हमारी कल कहानी खत्म हो जाएगी, तो हमारे चैप्टर 2 तक की बात हो गई है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक हमने 35% ऑफ द सोम कंप्लीट कर लिए, 35 से 40% सोम हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को लगा के। ठीक है, और जो बाकी हमारा चैप्टर 3 है वहां तक हमारी 50% तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। 35 या 30% हम कह सकते हैं अभी, और 20% जो रिमेनिंग है अभी वो हमारी चैप्टर 3 में SFDBMD में। ठीक है, उसे कंप्लीट करने के बाद हमारा ये 50% सोम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक आपके 18 असाइनमेंट हो चुके होंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट प्लीज करते रहिएगा आप। ठीक, तो फिर कल मिलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस में। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि मे बी 8 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे, शायद इसके 8 डेज से थोड़े ज्यादा हुए, क्योंकि 1-2 क्लास हमारी टेक्निकल इश्यू की वजह से भी गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा रहा था। ठीक, और एक क्लास, ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ठीक चल रहा है। ठीक, चलिए फिर, ठीक है।